नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पे, जहां हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए साइंस। और उम्मीद है आपको साइंस की क्लासेस बेहद पसंद आ रही होगी। जिस तरीके से हमारी क्लासेस चलती जा रही है, हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट की क्लास लगभग पूरी कर ली और अब ये बायो का ये सेकंड टॉपिक है, जो भी आज की क्लास में आपके पास में कंप्लीट होने वाला है। तो जिस तरीके से अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने साथियों तक जो अभी तक इस क्लास तक नहीं पहुंचे हैं उनको ये क्लास दिखाइए। बाकी आगे उनको सब्सक्राइब करना नहीं करना वो उनके हाथ की बात है। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप चलते रहिए, हमारे साथ में बने रहिए। इसी तरीके से ये क्लास आपको यहाँ मिलती रहेगी। तो आज ये लगभग हमारी साइंस की क्लास पूरी होने जा रही है। ये सेकंड लास्ट क्लास है जिसमें वंशागति एवं जैव विकास, जो हमारा कल चैप्टर चल रहा था 23वीं क्लास में, वंशागति और जैव विकास का चैप्टर चल रहा था। हमने पढ़ा था मेंडल के नियम। उसी पे आगे चलते हुए हम पढ़ेंगे आगे कि मेंडल ने 3 तरीके के नियम दिए थे। 3 तरीके के नियम में था प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। इस तरीके से वो तीनों नियम दिए। तीनों नियम का नाम आपको याद होना चाहिए। वो नियम क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये आपको इतना समझ में नहीं भी आए तो भी आपको इसको याद नहीं करना, नियम का नाम आपको याद होना चाहिए कि प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। अब इससे क्वेश्चन किस तरीके का बनता है इसको समझो कि प्रभाविता का नियम क्या बोलता है कि एक संकर संकरण के प्रयोगों में F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही प्राप्त हुए, अतः लंबाई वाले लक्षण को प्रभावी और बौनेपन को अप्रभावी लक्षण कहा गया। कि जब हमने एक संकर संकरण करवाया, यानी कि जब लंबे पौधे, सिर्फ एक गुण के ऊपर हमने बात की थी कि लंबे पौधे और बौने पौधे, ये था हमारे पास में बौने पौधे, इन दोनों के बीच में हमने करवाया था संकरण या क्रॉस। जब हमने इसका संकरण करवाया तो हमारे पास में प्रथम पीढ़ी में हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ लंबे पौधे ही प्राप्त हुए। यानी कि ये दिखा तो ऐसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें दोनों लक्षण दिखे, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, लंबा। ये अशुद्ध लंबा है, लेकिन बोलने में क्या आएगा, इसको लंबा पौधा ही है। ये अशुद्ध लंबा होते हुए भी लंबा पौधा हमें प्राप्त हुआ। यानी कि F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही हमें प्राप्त हुए। तो इस तरीके से जो लंबा पौधा हमें प्राप्त हुआ तो लंबाई वाला जो लक्षण था वो उसका क्या हो गया, प्रभावी लक्षण, और बोना वाला जो लक्षण था वो हो गया उसका अप्रभावी लक्षण। तो ये बात बोलता है कि प्रथम पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी लक्षण ही प्रकट हो पाते हैं और यही इसका प्रभाविता का नियम कहलाता है। अब इसमें याद रखने वाली बात ये क्या है कि प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण के प्रयोगों पर आधारित है। किस पर आधारित है, एक संकर संकरण के प्रयोगों पर। कि एक संकर संकरण के प्रयोगों पर दोनों नियम, स्टार्टिंग के जो दोनों नियम है वो एक संकर संकरण पर आधारित है, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। जबकि स्वतंत्र अपव्ययन का जो नियम है वो द्विसंकर संकरण के नियम पर आधारित है। इसी का एक एग्जाम्पल है कि मनुष्य में जड़ बुद्धि, मधुमेह, हीमोफीलिया और वर्णांधता, इस तरीके के जो रोग होते हैं, ये रोग मनुष्य में कई बार इसमें मनुष्य में होते हुए भी ये प्रभावी नहीं हो पाते। कि जैसे हीमोफीलिया का कोई रोग है, अगर उसके जीन मनुष्य के अंदर सिंगल जीन उपस्थित है तो वो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर प्रभावी हो, वो उसका रोग का कारक भी हो सकता है, वाहक भी हो सकता है, उस रोग को अगली पीढ़ी में पहुंचाने वाला हो सकता है, लेकिन उसके खुद के अंदर वो होते हुए भी वो शो नहीं हो रहे होंगे। तो इस तरीके से ये तभी शो होंगे जब उसके अंदर ये प्रभावी जीन के ऊपर उपस्थित हो। ठीक है, जब ये प्रभावी होंगे तभी ये चीज़ आपके पास में बाहर शो होगी कि आपके अंदर ये रोग है। ये प्रभाविता का नियम हो गया। इसके बाद में दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, तीनों इसी के नाम है। तो पृथक्करण का नियम क्या बोलता है कि एक संकर संकरण में, ये भी किस पर आधारित है, एक संकर संकरण में, एक संकर संकरण में विषम युग्मजी युग्म विकल्पी के दोनों कारक जीवन भर पास पास स्थित रहते हुए भी एक दूसरे से संदूषित या एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते। कि जब हमने एक संकर संकरण किया तो जो हमारे पास पहली पीढ़ी प्राप्त हुई, इसमें दोनों प्रकार के, दोनों तरीके के, ये लंबा पौधे वाला लक्षण भी हुआ और बोने पौधे वाला लक्षण भी हुआ। ये जीवन भर साथ रहेंगे, जब तक ये पौधा चलेगा तब तक ये लंबा और बोना पौधा दोनों जीवन भर साथ रहेंगे। तो जीवन भर ये पास पास होते हुए भी एक दूसरे को संदूषित नहीं करते। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं युग्मकों के निर्माण के समय। लेकिन जब इससे आगे अगली पीढ़ी की जब हम बात करेंगे तो युग्मकों के निर्माण के समय ये क्या होंगे कि पृथक पृथक होकर के अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाएंगे। कि जब ये इस तरीके से था, प्रथम पीढ़ी में क्या था आपके पास में, क्या प्राप्त हुआ, ये दोनों तरीके के, यहाँ पे लंबा भी था और बोना भी था, दोनों तरीके के लक्षण। जब और आगे द्वितीय पीढ़ी में जब जाएंगे तो ये पृथक पृथक को करके अलग अलग लक्षण दर्शाएंगे। इससे ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, ये और ये। तो ये पृथक हो सककर के पृथक पृथक होकर के अलग अलग युग्मकों के गुण दर्शाएंगे। तो ये जब ये पृथक होकर के अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। इसके साथ ही प्रत्येक लक्षण के लिए एक ही युग्म विकल्पी पाया जाता है, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। प्रत्येक लक्षण के लिए इसमें एक ही युग्म विकल्पी पाया जाता है, इसलिए इसको युग्म
युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा नियम, ये भी किस पर आधारित है, एक संकर संकरण के प्रयोग पर। फिर तीसरी बात क्या हुई, तीसरा नियम था इसमें स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। अब ये क्या है, ये द्विसंकर संकरण, ये दो या दो से ज्यादा संकरण जब होता है वहां पर ये नियम काम करता है। तो द्विसंकर संकरण या और भी ज्यादा संकरण में जब सभी लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, स्वतंत्र अपव्यवन का नाम से पता लग रहा है आपको कि जो सभी सभी लक्षण, जब हमने बात की हरे पौधे, हरे के बाद में गोल बीज, हरे मतलब मटर की फली का रंग, बीज का रंग, इस तरीके से दो या दो से ज्यादा नियम, दो से ज्यादा गुणों की जब हम बात करते हैं तो उन सब में जो वंशागति होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है, वो सब आपस में एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालती। तो एक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है तथा एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालती। जो गोल है वो गोल या झुर्रीदार में ही चेंज होगा, गोल एकदम से हरा नहीं हो जाएगा, जो हरा है वो हरा या पीले में चेंज होगा, दोनों अलग अलग बात होगी बिल्कुल। तो इस तरीके से ये एक दूसरे पर उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, ठीक है। तो इस नियम को बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ये तीनों तरीके के नियम थे जो कि मेंडल के नियम थे। अब इसके आधारित, मेंडल पे आधारित इन्होंने एक और बात कही। पहले तो मेंडल के नियमों का महत्व, मेंडल के नियमों का महत्व क्या है, एक तो मेंडल के जो नियम दिए उससे एक नई शाखा का जन्म हुआ जिस शाखा को बोलते हैं सुजनिकी, सुजननिकी, यूजेनिक्स, यूजेनिक्स इसको बोला जाता है। ये आनुवंशिकी सुधार या आनुवंशिकी इसमें प्रयोग किए जाते हैं, ये मेंडल के नियमों पर आधारित है। दूसरा क्या है, इसमें जो पृथक्करण का नियम था, पृथक पृथक होकर के अलग अलग चले जाते हैं, उस पृथक्करण के नियम से जीन की संकल्पना की पुष्टि होती है। जीन की संकल्पना का जो उद्भव हुआ वो आपके पृथक्करण के नियम से हुआ था। इसके साथ में इसमें क्या होता है, इस मेंडल के नियमों से ही, मेंडल के नियमों से ही आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति, आप इसको लिख लीजिएगा कि क्या आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति की बात को पता लगता है कि आनुवांशिक लक्षण वंशागति होते हैं। ये भी मेंडल के नियमों से पता लगा, आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति। जैसा कि आपको पता है, हमने प्रथम नियम में बात की कि ये जो हीमोफीलिया इस तरीके के जो लक्षण है ये प्रभावी नहीं होते, फिर अगली पीढ़ी में जाकर के प्रभावी हो सकते हैं, अप्रभावी भी हो सकते हैं। इस तरीके से ये लक्षण या फिर कोई दूसरे कोई आनुवांशिक लक्षण, जैसे कि आंखों का रंग है, आंखों का रंग नीला या बुरा है, वो अगली पीढ़ी में भी जा सकता है। तो ये आनुवांशिक लक्षण, इनकी वंशागति होती है। इसी तरीके से आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक लक्षणों का पता लग रहा है तो आनुवांशिक रोगों का भी पता लगेगा। तो आनुवांशिक रोग और उनके उपचारों के बारे में पता लगा। आनुवांशिक रोग और उपचारों की जानकारी देता है। इस तरीके से ये जो मेंडल के नियमों के ये महत्व में आप इनको मान सकते हैं कि एक तो यूजेनिक्स या सुजनिकी शाखा, दूसरे जीन संकल्पना का इससे पता लगता है, जीन संकल्पना, जीन जो कि आनुवांशिक इकाई होती है, फिर आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति और आनुवांशिक रोग और उपचारों की इससे जानकारी का पता लगता है। ये चीज़, ये दोनों लाइन आप लिख लीजिएगा, ये और ये, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आनुवांशिक रोगों के पहचान और उनके उपचारों के लिए भी मेंडल के नियम उपयोगी है, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्या था, अब बात करेंगे हम मनुष्यों में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे, कि जैसे कि जब बच्चा जन्म लेगा तो वो लड़का होगा या लड़की होगा, इसका कैसे पता लगेगा, इस चीज़ का भी आप डिसाइड कर सकते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण से। सबसे पहली बात तो है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें यही बनता है कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं। तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। और जोड़ी का मतलब आपको पता है कि एक जोड़े में 2 होते हैं, तो एक जोड़े में जब 2 होते हैं तो 23 जोड़ी का मतलब हो गया इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, कुल 46 गुणसूत्र। अब वो 46 किस तरीके से होते हैं, 46 होते हैं जिसमें से 44 तो होते हैं उसमें कायिक गुणसूत्र और 2 होते हैं उसमें लैंगिक, ठीक है। यहाँ पे 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 में से कुल 46, जिसमें से 22 जोड़ी तो होते हैं कायिक गुणसूत्र और 1 जोड़ी होता है लिंग गुणसूत्र। ये तो हो गया 22 जोड़ी, इसको जोड़ी में भी लिख लो चाहे किसी भी तरीके से लिख लो, 22 जोड़ी और 1 जोड़ी। तो ये तो क्या कहलाते हैं, ये तो होते हैं कायिक, जो कि शरीर की अन्य संरचनाओं का पता लगता है इससे। तो लंबा, कलर, बालों का कलर, आंखों का कलर, ये जो कायिक लक्षण होते हैं वो तो इन गुणसूत्रों से पता लगता है। लेकिन वो लड़का होगा या लड़की होगा इसका पता लगेगा इस जो ये 1 जोड़ी गुणसूत्र है, इसको बोलेंगे आप लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, ठीक है। अब इसका इंग्लिश में भी आपको नाम ध्यान रखना है,
कायिक गुणसूत्र को बोलते हैं ऑटोसोम्स और लिंग को बोलते हैं एलोसोम्स। तो ये जो एक जोड़ी गुणसूत्र था, ये एक जोड़ी गुणसूत्र दो तरीके का हो सकता है, या तो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। ठीक है, एक्स और वाई दोनों हो सकते हैं। अब इसमें जो एक्स होता है, एक्स का मतलब होता है इसमें लड़की, ये समझ लीजिए आप, सीधा सा सिंपल वे में आप समझिए, एक्स मतलब क्या है लड़की और वाई मतलब क्या है लड़का। इतनी सी बात समझिए। तो आपके पास में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? कुल गुणसूत्र होते हैं 46। 46 में 44 तो कायिक होते हैं और दो क्या होते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र या तो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। तो एक्स का मतलब लड़की और वाई का मतलब आप लड़का मान लीजिए। वो कैसे मान लीजिए कि आपके पास में यदि 44 प्लस एक्स एक्स है, यहां देखिए आप कि 44 प्लस एक्स एक्स, इस तरीके के 46 गुणसूत्र है कुल। 44 प्लस बाकी के दोनों क्या है, एक्स और एक्स। तो एक्स मैंने बताया कि लड़की, तो ये तो क्या बनेगा आपके पास में स्त्री, स्त्री या मादा या लड़की, इस तरीके से बनेगा। लेकिन आपके पास में 44 के साथ में एक एक्स तो हमेशा ही होता है, 44 के साथ में एक एक्स और एक क्या है वाई। जहां पे ये वाई आ गया, तो वाई आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये पुरुष। 44 प्लस एक्स वाई है तो इसका मतलब होगा ये पुरुष। तो जो 46 गुणसूत्र है उनका डिसाइड ऐसा होता है कि 44 प्लस एक्स एक्स है तो स्त्री होगा, और 44 प्लस एक्स वाई है तो ये पुरुष होगा। यही चीज इसमें लिखी हुई है कि स्त्री में क्या होता है 44 प्लस एक्स एक्स और पुरुष में क्या होता है 44 प्लस एक्स वाई। अब इसमें एक और खास बात होती है कि शिशु में, शिशु लड़का होगा या लड़की होगा, इस बात का, ये बात केवल एक ही चीज पे डिपेंड करती है, पुरुष पे, पिता पे, कि शिशु का जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता पर निर्भर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पिता ही इसके लिए जिम्मेदार होता है कि आपके लड़का होगा या लड़की होगा, इस चीज के लिए जिम्मेदार होता है सिर्फ और सिर्फ पिता। वो कैसे कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि एक्स या वाई लिंग गुणसूत्रों में से शुक्राणु का कौन सा अंडाणुओं से जाकर के निषेचन करेगा। यानी कि जो पिता के पास में एक्स और वाई दोनों है, ये दोनों, ये एक्स और वाई इन दोनों में से आपके जो ये महिला का जो एक्स एक्स है, इस अंडाणु से कौन सा इधर से शुक्राणु जाकर के निषेचन करेगा। अगर एक्स वाला जाकर के इधर निषेचन करता है, एक्स वाला जाकर के निषेचन करता है तो आपके पास में क्या होगी लड़की, और यदि वाई वाला जाकर के निषेचन करता है तो होने वाला जो होगा वो होगा लड़का। तो इसलिए ये डिसाइड ये सिर्फ और सिर्फ पिता के पास होती है, क्योंकि पिता के पास एक्स और वाई दोनों होते हैं। अगर एक्स गया तो आपके पास में लड़की होगी और वाई गया तो आपके पास में लड़का होगा। तो इसलिए यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि शुक्राणु में से कौन सा अंडाणु निषेचन करता है, अंडाणु से कौन सा शुक्राणु निषेचन करता है। ठीक है, ये हो गया आपका लिंग निर्धारण, कि लिंग निर्धारण इस तरीके से होता है पिता के द्वारा, पिता इसके लिए जिम्मेदार होता है। चलेंगे आगे, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक आपको अच्छे से पता होगा, पूरा चैप्टर पढ़ लिया आपने आनुवंशिकी के ऊपर। आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी का जनक। फिर चलेंगे कि एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त करती है, कि जो बालिका है तो वो एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त करेगी, एक्स गुणसूत्र किसके पास किससे प्राप्त करेगी। देखो महिला के पास होती है 44 प्लस एक्स एक्स और पुरुष के पास होता है 44 प्लस एक्स वाई। अब जो बालिका शिशु है वो एक्स किससे प्राप्त कर सकती है, वो इससे भी प्राप्त कर सकती है और इससे भी प्राप्त कर सकती है, क्योंकि वाई तो प्राप्त कर नहीं सकती, वाई प्राप्त करती तो ये बालिका नहीं होकर के बालक हो जाता। वाई तो कर नहीं सकती, लेकिन एक्स इसके पास भी है और एक्स इसके पास भी है, यानी कि इससे और इससे दोनों से प्राप्त कर सकती है, अपने माता पिता दोनों से। और ये क्वेश्चन पूछा गया आपके पास स्कूल व्याख्याता 2020। ठीक है, देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि किससे प्राप्त करेगा, बस केवल आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से आनुवंशिकी इकाई क्या है। आनुवंशिकी इकाई हमारे आनुवंशिक तो चैप्टर की शुरुआत ही उससे हुई है कि क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है और उसको बोलते हैं आप जीन। आनुवंशिक इकाई होती है जीन। ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययन का नियम किसके अवलोकन पर आधारित है। स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, अब मेंडल के जो 3 नियम थे अभी अभी आपने देखा कि पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता, दूसरा था पृथक्करण और तीसरा था स्वतंत्र अपव्ययन। तो जो ये दोनों थे, ये दोनों तो नियम पे आधारित है, एक संकर संकरण पे। और जबकि स्वतंत्र अपव्ययन की जो बात की थी हमने, ये आधारित है द्विसंकर संकरण पे।
इसलिए मेंडल का स्वतंत्र अपव्यवन का जो नियम है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ठीक है, चलेंगे आगे। मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधे का कौन सा लक्षण आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए नहीं चुना गया? अब मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था, पूरी टेबल आपने याद की। 7 विपर्यासी लक्षण याद हो गए होंगे आपको, सीधे ये भी पूछ लिया जाता है कितने विपर्यासी लक्षण थे? 7। उन सातों के 7 का आपको नाम ध्यान रखना है, नाम तो कम से कम आपको ध्यान ही रखना है। ये 7 लक्षणों का प्रयोग किया था, उनमें से कौन सा लक्षण आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए नहीं चुना गया? और वो था बीज का रंग, फली का रंग, फूल का रंग या तने का रंग। तो तने की हमने बिल्कुल बात नहीं की थी, इसलिए इसका आंसर है तना। चलेंगे आगे कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्यवन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? स्वतंत्र अपव्यवन का सिद्धांत, अभी हमने देखा कि स्वतंत्र अपव्यवन का सिद्धांत किसकी बात करता है? ये बात करता है द्विसंकर संकरण की। द्विसंकर संकरण की। अब द्विसंकर संकरण की जब हम बात करें तो इसमें जो अनुपात दिए हुए हैं, ये अनुपात आप देखिए, स्वतंत्र अपव्यवन की बात कर रहे हैं तो द्विसंकर संकरण की बात कर रहे हैं। अब द्विसंकर में F1 पीढ़ी में तो आपके कोई अनुपात नहीं था, लेकिन F2 पीढ़ी में आपके पास में अनुपात थे। F2 पीढ़ी में आपके पास अनुपात थे, आपको याद होंगे, जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप, फिनोटाइप जीनोटाइप। तो यहाँ पे आपको फिनोटाइप दिख रहा होगा, जीनोटाइप तो बड़ा था, याद आ रहा होगा 122, 412, 121, लेकिन फिनोटाइप लक्षण प्ररूप, फिनोटाइप क्या था यहाँ पे? 9 3 3 1। यही इसमें पूछा गया है कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्यवन का सिद्धांत निम्नलिखित में किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? तो द्विसंकर संकरण के F2 अनुपात के, F2 यानी कि द्वितीय पीढ़ी के आप फिनोटाइप का जो अनुपात था 9 3 3 1, उसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, चलेंगे आगे। कि मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 फिनोटाइप का अनुपात क्या है? और ये तो आपको सबको आ रहा होगा कि F2 का अनुपात क्या है। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है, मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब एक होता है, कि मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 मतलब द्वितीय पीढ़ी में ये पूछ रहा है फिनोटाइप का अनुपात क्या है। तो आपको अच्छे से याद आ गया होगा कि एक संकर संकरण है, उसकी द्वितीय पीढ़ी है, उस द्वितीय पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात अच्छे से पता है आपको। फिनोटाइप का अनुपात था आपके यहाँ 3 1। और अगर जीनोटाइप पूछे तो जीनोटाइप या जीन प्ररूप पूछे तो उसका आंसर है 1 2 1। 121 का नेक भी होता है, 121 से भी आप इसको याद रख सकते हैं। शगुन के नंबर होते हैं 121। आगे चलेंगे इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कि बी भूरे कोट रंग के जीन और स्मॉल बी सफ़ेद कोट रंग के जीन है। 2 जीन है, एक तो है कैपिटल बी जो कि भूरा बताता है, और एक है स्मॉल बी जो कि सफ़ेद को बताता है। ठीक है, इन जीनों का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये बोल रहा है कि बी कैपिटल बी इंटू बी जो ये संकरण करवाया, कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये तो किसकी बात करता है? भूरे की, और ये बात करता है सफ़ेद की। ठीक है, इन संकरण में सभी संततियां भूरे कोट की उत्पन्न होती है। ये जो संकरण करवाया गया, यहाँ पे आपके पास में जो सभी संततियां प्राप्त हुई वो आपके पास में कौन सी प्राप्त हुई? भूरे कोट की प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस संकरण से किस आनुवंशिकता के सिद्धांत की व्याख्या होती है? अब सभी प्रजातियां, सभी जो भी प्राप्त हुई संकरण में वो आपकी भूरी प्राप्त हुई। अब आपको पता है कि जो हमने अभी नियम पढ़े उस नियम में क्या था कि F1 पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी लक्षण ही प्रकट हो पाता है। अब यहाँ दिख रहा है कि कैपिटल में लिख रहा है तो प्रभावी लक्षण यही है, ये प्रभावी लक्षण है। अब यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी भी आपके पास में प्राप्त होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? आप भूरा ही बोलेंगे। कैपिटल बी स्मॉल बी आपके पास प्राप्त होता है तो इसको भी भूरा ही प्राप्त बोलेंगे, और ये भूरा आपके पास प्राप्त हुआ, यानी कि ये जो प्रकट हो रहा है, ये प्रकट हो रहा है आपके पास प्रभावी लक्षण। ठीक है, प्रभावी लक्षण प्रकट हो रहा है, इसलिए कौन सा सिद्धांत हुआ आपका? प्रभाविता का सिद्धांत। अभी देखा था हमने, प्रभावी लक्षण ही प्रकट हो पाते हैं F1 पीढ़ी में, और ये कहलाता है आपका प्रभाविता का सिद्धांत। चलेंगे आगे। ये थोड़ा केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आपने अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो उस पर आधारित बना करके क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन पूछा है अभी 2022 में असिस्टेंट फायर ऑफिसर में। ठीक है,
ये क्वेश्चन इस तरीके से आपके पास बना करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इन नियमों पे आधारित और तो नियम तो पूरा लिखवाएगा नहीं कि प्रभाविता का नियम लिखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, ऐसा तो होगा नहीं, वो तो 10th में आते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बना करके पूछ लिया गया। चलेंगे आगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल किस मूल के वैज्ञानिक थे। ग्रेगर जॉन मेंडल आपको पता है कि एक चर्च में पादरी थे, और कहाँ के चर्च में पादरी थे वो, ऑस्ट्रिया के एक चर्च में, इसलिए वो किस मूल के वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रियाई। चलेंगे आगे कि मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम कौन से पौधे पर अनुसंधान करके दिए थे। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मेंडल के नियम मटर के ऊपर प्रयोग करके दिए हुए थे, और ये क्वेश्चन देख लीजिए 2 बार पूछा जा चुका है, एलडीसी में भी और रीट में भी, कि मेंडल के आनुवंशिकी के नियम कौन से पौधे पर थे, मटर पर। ये तो सबको आ चुका होगा अब तो। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, आज ही हमने अभी बात की है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता 2020 में पूछा गया है। देख लीजिए, मैं कहूँ कि साइंस में कुछ क्वेश्चन इजी भी पूछे जाते हैं, वो डायरेक्ट फैक्चुअल, अगर आपने सही चीज़ पढ़ी है तो उन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ होते हैं जो हार्ड पूछे जाते हैं, हार्ड क्वेश्चन आप सब कुछ कर चुके हैं, अब हमारे पास में इजी क्वेश्चन करने की बात है। कि स्कूल व्याख्याता 2020 में पूछा गया, आरपीएससी एलडीसी स्टेनोग्राफर 3 बार पूछा जा चुका है। गुणसूत्रों की संख्या अभी अभी हमने बात की कि 46 गुणसूत्र होते हैं, 44 कायिक और 2 जो लिंग का निर्धारण करते हैं, एक्स और वाई। तो ये आपके पास में 46 गुणसूत्र। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का प्रयोग किया, कितने लक्षणों का चयन किया। अभी ये देखा था हमने कि मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का प्रयोग किया था। वो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण आपके पास पूरी टेबल है, वो टेबल आपको याद करनी है, उनके नामों पे आधारित पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, जैसा भी एक क्वेश्चन था। और ये भी आपके पास 2 बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा ये शायद अभी रिसेंटली सीईटी में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडल ने कितने जोड़ी लक्षणों का प्रयोग किया, 7 जोड़ी। और इसके हिसाब से हमारी ये जो क्लास थी मेंडल और वंशागति, वंशागति की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। ये वंशागति जो इसका एक पार्ट था ये हमारा पूरा हो चुका है। अब इसके बाद में जो इसका दूसरा पार्ट है वो कहलाता है आपका जैव विकास। जैव विकास इसका सेकंड पार्ट है, इसको भी आपको ध्यान देना है क्योंकि वंशागति तो इजी है। जैव विकास आपको नॉर्मली कहीं किसी बुक में या फिर नोट्स में आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखना कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैव विकास इसका जो सेकंड पार्ट है इसको भी हम आज की क्लास में कंप्लीट कवर करेंगे, चाहे क्लास लंबी हो जाए 1.5 घंटे की बन जाए तो भी हम इसको कंप्लीट कवर करेंगे और आपको क्लास में बहुत मजा आने वाला है। बस आप ध्यान दे करके पढ़िए और आपके नोट्स आपके साथ में रखिए। अब इसमें नोट्स की भी उपयोग पड़ेगा। तो किस तरीके से जैव विकास होता है इसकी हम बात करेंगे। ये देखिए आप, जैव विकास का आपको यहाँ पे पीछे डायग्राम में दिख रहा होगा कि पहले सुना भी होगा आपने कि कैसे बंदर थे, बंदर या चिंपैंजी या लंगूर आपने कहीं सुना होगा, उनसे विकास होते 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 आखिर में जाकर के मानव बना, जो सालों लाखों करोड़ों सालों में उनका विकास होते हुए पहले जंगल में रहता था, आदि मानव हुआ, आदि मानव से वर्तमान का मानव बना। तो ये जो चीज़ थी, ये चीज़ आपकी किसकी बात करती है, जैव विकास की। या आपने कुछ ऐसे प्रयोग देखे होंगे कि जिराफ की गर्दन लंबी होती गई लंबी होती गई, तो वो जिराफ की गर्दन वाला जो एग्जाम्पल आप देखते हैं, चूहे की पूंछ काटी, इस तरीके का जो आप एग्जाम्पल देखते हैं वो सब बात करते हैं जैव विकास का। तो जैव विकास का मतलब क्या है कि जीवों का विकास किस तरीके से किस आधार पर हुआ है, अलग अलग कालक्रम में किस तरीके से क्या परिवर्तन आए उनमें, कैसे जैव विकास हुआ है, कैसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई, इन सारे सिद्धांतों की हम बात करेंगे जैव विकास वाले चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं जैव विकास। जैव विकास क्या बोलता है, इवोल्यूशन, कि पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ है। जो मनुष्यों में जो अभी जो जटिल प्राणी जो आपके पास में पाए जाते हैं वर्तमान में, इन सबका विकास प्राचीन में किसी सरल प्राणी से हुआ है। प्राचीन के किसी सरल प्राणी में परिस्थिति और वातावरण के कारण जो परिवर्तन हुआ उसके द्वारा यहाँ पे मनुष्य का विकास, मनुष्य के हर तरीके की हर प्रजाति का विकास इसी तरीके से हुआ है प्राणियों का। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आप ये मान सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जैसे कि शेर, चीता, ये आप देखिए कि शेर, चीता, लोमड़ी और ये जगुआर, लेपर्ड और बिल्ली, ये सारे जो है लोयन, ये सब क्या है, इनके पूर्वजों को अगर देखा जाए तो लाखों सालों पहले अगर इनके पूर्वजों पे हम जाएं तो पता लगेगा इनके पूर्वज एक ही प्रकार के थे। इन सब की उत्पत्ति ओरिजिनल जो हुआ एक बिल्ली की कोई प्रजाति होती है उससे इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। आप ये समझेंगे कि इसी से ही वातावरण और परिस्थिति के अलग अलग उपयोग के कारण, मान लीजिए कि किसी को ताकतवर बनना था, कोई लड़ने भिड़ने में ज़्यादा रहा, जैसे एक ही
एक ही इंसान के 3 बेटे अलग अलग, एक लड़ने में ज़्यादा रहता है तो वो ताकतवर बन गया, एक पढ़ने में ज़्यादा रहता है तो वो पढ़ने वाला बन गया, एक किसी से तर्क करने बहस करने में वो वकील बन गए, अलग अलग तरीके से बन गए। इसी तरीके से मान लीजिए इनकी उत्पत्ति एक ही, इनके जो पूर्वज रहे वो एक ही रहे, लेकिन किसी को तेज़ दौड़ने का शौक था तो वो परिस्थितियों के कारण जो तेज़ दौड़ता रहा अपने बचाव के लिए, तो तेज़ दौड़ने वाला ये मान लीजिए कि चीता बन गया। चीता जो ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था, दूसरों पर अटैक करता था, वो लोयन या टाइगर बन गया। इस तरीके से अलग अलग इनके जो वातावरण के जो उपयोग आए, जिस तरीके की इनके पास में परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, जो इनके पास में वातावरण उत्पन्न हुआ, उनके कारण अलग अलग ने सबने अपनी अपनी तरीके की प्रजाति ढूंढ ली। टाइगर बन गया, कोई टाइगर, कोई लेपर्ड, कोई चीता, कोई जगुआर, कोई केट, कोई लोयन। इस तरीके से एक ही चीज़ से अलग अलग संततियाँ विकसित हुई। और यही बात हमारे बात कर रहे हैं हम, जैव विकास क्या होता है कि पृथ्वी पर जो ये जटिल प्राणी, जो इतने सारे जो जटिल प्राणी बने, इन सब का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले किसी सरल प्राणी से ही माना जाता है, जो कि परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों से हुआ। जो ये परिस्थिति और वातावरण के अलग अलग जगह की परिस्थितियों के कारण वो अलग अलग वातावरणों में परिवर्तन आता गया और उनका विकास जो आज हम देख रहे हैं उस रूप में हो गया। तो सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? जैव विकास। और इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये आप दिमाग में रखिएगा कि जैव विकास इस तरीके से होता है कि अलग अलग एक ही जो पूर्वज से अलग अलग संतानें जब उत्पन्न हुई, वो अपने प्रयोग, वातावरण और परिस्थिति के कारण अलग अलग परिस्थितियों में बदलती गई और उनका वर्तमान रूप अलग अलग हो गया। इनमें कुछ एक लक्षण होते हैं जिनकी आज हम बात करेंगे। एक होते हैं उपार्जित लक्षण और एक होते हैं आनुवंशिक लक्षण। तो उपार्जित लक्षण तो क्या होते हैं? जो जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं, वो तो होते हैं उपार्जित लक्षण। और आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? कि जो जीवों में वंशानुगत होते हैं, वंशानुगत प्राप्त होते हैं। तो अपने जीवन में प्राप्त कैसे किए जाते हैं? जैसे कि आप एग्जाम्पल मान लीजिए सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, तो उन्होंने अपने जीवन में खेल करके, क्रिकेट खेल के अपनी क्रिकेट की स्किल को सुधारा। या फिर आप किसी भी फुटबॉलर को मान लीजिए, उसने फुटबॉल खेल खेल करके अपनी फुटबॉल के स्किल को सुधारा। या आप किसी भी बलशाली योद्धा को समझ लीजिए कि वो लड़ करके या फिर जिम जा करके मान लीजिए कोई अच्छी खासी बॉडी बिल्डर बॉडी बनाई, तो वो जो उनके लक्षण हुए वो तो उन्होंने अपने जीवन काल में उपार्जित किए। उन्होंने क्या किया? अपने जीवन में उन लक्षणों को प्राप्त किया। तो ये जो लक्षण है ये तो क्या कहलाएंगे? उपार्जित। लेकिन आनुवांशिक लक्षण कौन सा है? कि जैसे किसी का बेटा है, उसके पैदा होते हैं उसकी आंखें नीली थी, तो आप जा करके देखेंगे उसके पिता में, माता में या उसके दादा में किसी न किसी की आंखें नीली आपको मिल जाएगी। तो ये वाले जो लक्षण होते हैं ये वंशानुगत होते हैं। या किसी के भूरे बाल है तो हो सकता है उसके बेटे के भी भूरे बाल हो, उसके आने वाली संतति में उसके भूरे बाल हो। तो ये आंखों का कलर, बालों का कलर, इस तरीके से त्वचा का कलर, त्वचा कोई गोरा है तो उसका बेटा भी गोरा होना, ये सारी चीज़ें, ये क्या होता है? ये आनुवंशिक लक्षण, ये उसके शरीर में आंतरिक रूप से होते हैं। ये लक्षण जीवों को वंशानुगत प्राप्त होते हैं, अपने वंश से ही ये लक्षण प्राप्त होते जाते हैं। तो ये उपार्जित लक्षण और ये वंशानुगत लक्षण। अब इनमें फर्क क्या होता है कि उपार्जित लक्षण क्या होते हैं? ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते हैं। डीएनए में इनसे कोई अंतर नहीं आता कि भाई कोई अच्छा क्रिकेट खेल रहा है तो जरूरी नहीं कि उसका बेटा भी अच्छा क्रिकेट खेले। यही इसकी मेन बात है कि ये अगली पीढ़ी में वंशानुगत या स्थानांतरित नहीं होते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि सचिन तेंदुलकर बेटे के अंदर भी वही स्किल है जो सचिन तेंदुलकर के अंदर है, ठीक है। या फिर मेसी जो फुटबॉलर है उसके बेटे के अंदर भी वही उसी तरीके से फुटबॉल खेलने की स्किल आ जाए, ये जरूरी नहीं है। वो आ जाए, वो अगर मेहनत करेगा, प्रैक्टिस करेगा तो आ सकती है। बाकी जरूरी नहीं है कि क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर हो या फुटबॉलर का बेटा फुटबॉलर हो। या इस तरीके की जो उपार्जित लक्षण होते हैं, या कोई बॉडी बिल्डर है जैसे खली है, खली का बेटा भी उस तरीके से ताकतवर बलवान इस तरीके से बने, तो ये उपार्जित लक्षण होते हैं जो अगली पीढ़ी में जाना जरूरी नहीं होता। ये क्या होते हैं? डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं करते, इसलिए ये क्या कहते हैं? अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते। और ये जैव विकास में सहायक नहीं है, ये जैव विकास पर कोई प्रभाव नहीं डालते। हम जो पढ़ रहे हैं आज जैव विकास, उसमें ये लक्षण कोई मायने नहीं रखते। लक्षण कोई से मायने रखते? आनुवांशिक लक्षण। ये जीवों में वंशानुगत प्राप्त होते हैं, ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ये क्या होते हैं? अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैसे मैंने बताया, आंखों का कलर, बालों का कलर, त्वचा का कलर, इस तरीके की चीज़ें जैव विकास में सहायक होते हैं। यही वाले गुण क्या होते हैं? जैव विकास में सहायक होते हैं। इन दोनों गुणों को अगर आप समझ चुके हैं, उपार्जित लक्षण और आनुवंशिक लक्षण, तो इनके ऊपर ही आज हम बात करेंगे। सारे प्रयोग इन्हीं पे आधारित हुए थे। कि सबसे पहले आप बात करेंगे जैव विकास का सिद्धांत, जो दिया किसने? लेमार्क ने। लेमार्क एक वैज्ञानिक थे फ्रांस के। उन्होंने कई प्रयोग किए और कुछ सिद्धांत दिया, उसको क्या बोलते हैं? लेमार्कवाद। लेमार्कवाद फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क द्वारा सर्वप्रथम जैव विकास की व्याख्या दी गई। अब जैव विकास की कुछ व्याख्या दी गई, कुछ सिद्धांत दिए गए। वो सिद्धांत आपको सारे याद नहीं रखने, लेकिन क्या क्या उन्होंने कुछ बातें बोली, वो बातों का आपको पता होना चाहिए। कि वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी कि कोई सी भी प्रजाति है उसके ऊपर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। वो जहाँ रह रही है,
जिस तरीके का वो आचरण कर रही है उसके ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। साइकोलॉजी में भी आप पढ़ते हैं वातावरण का प्रभाव, तो उसी तरीके से वातावरण का उनके ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। अगर सर्दी वाली जगह रहते हैं तो उनका शरीर उस तरीके से विकसित होगा, गर्मी वाली जगह रहते हैं तो उस तरीके से विकसित होगा। फिर अंगों के उपयोग और अनुपयोग का प्रभाव, वो जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करेंगे, जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करेंगे उस अंग में वृद्धि ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा काम में ले रहे हैं वो अंग ज़्यादा काम आएगा, और जो अंग कम काम में ले रहे हैं वो अंग धीरे धीरे जाकर के विलुप्त होते जाएंगे। ये इन्होंने कहा, किसने कहा? लेमार्क ने। लेमार्क का आपको याद रखना है, लेमार्क। फिर आवश्यकताओं का प्रभाव कि अनुकूलन क्या बोलते हैं कि जिसकी जैसी आवश्यकता होगी, जितनी उसकी जितनी ज़्यादा आवश्यकता होगी वो उसका वही वाले उसके अंदर गुण आते जाएंगे। कि जैसे कि इन्होंने एक प्रयोग किया जिराफ के ऊपर। जिराफ के ऊपर क्या प्रयोग बताया कि ये एक बात बताते हैं कि जिराफ थे जो पहले के ज़माने में जब जिराफ थे, ये बोलते हैं कि लाखों सालों पहले जब जिराफों की बात करते हैं तो उस टाइम जिराफ की गर्दन छोटी हुआ करती थी, नॉर्मल हिरण जैसी इसकी गर्दन हुआ करती थी। क्यों? तब यह जमीन पे जो घास थी उस घास को खा लिया करते थे। कुछ समय बाद में किसी तरीके से घास में विलुप्त होती गई, घास विलुप्त होती गई तो वो पेड़ों के घास को खाने लगे, पेड़ों से पत्तियां तोड़ करके खाने लगे। फिर पेड़ों की पत्तियां भी जब उनके लिए छोटी पड़ने लगी तो वो और ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाने लगे। जब वो पत्तियां भी खत्म होती गई तो और ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने लगे, फिर और ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने लगे। इस तरीके से, या आप अब देखिए कि इस तरीके से जब वो अपनी गर्दन को लगातार ऊंचे करते रहे, गर्दन और आगे के दोनों पैरों को लगातार अब जब वो ऊंचे करते रहे, इस प्रयोग के कारण उनकी जो गर्दन थी वो आने वाली पीढ़ी में वंशानुगत होकर के वो लंबी होती गई। ये बात किसने कही? लेमार्क ने। ये देख लीजिए, या आगे जाते 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 जिराफ की गर्दन इस तरीके से लंबी हो गई। कैसे? उन्होंने बोला कि उन्होंने जिस अंग का ज्यादा उपयोग किया, अंगों के उपयोग की बात कही कि अंग का उपयोग ज्यादा किया, उस अंग की लंबाई बढ़ती गई। या आवश्यकताओं का प्रभाव, उसको आवश्यकता हुई घास खाने की, वो घास खाने की, वो वातावरण में उसी तरीके से ढलने की, उसको अनुकूलन करना था, इसलिए उसकी गर्दन लंबी होती गई। इसलिए वातावरण का उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और एक जो सबसे मेन बात इन्होंने कही वो क्या कही? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अब वो ये बात बोलते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने ये लक्षण उपार्जित कर लिया तो यही लक्षण आने वाली पीढ़ियों में भी ये वंशागति होती रहेगी। यानी कि वो धीरे 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 गर्दन वो लंबी करते जा रहे हैं, तो लंबी करने जाने के कारण आने वाली पीढ़ियों में उनके यही लक्षण बढ़ता जाएगा और उनकी गर्दन अपने आप ही अंदर से, जो उनका बच्चे पैदा होंगे उनकी गर्दन ऑलरेडी लंबी पैदा होगी। ये बात कही किसने? लेमार्क ने। ठीक है, तो लेमार्क का सिद्धांत ये भी कहलाता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये चारों नियम आपको ध्यान रखने की ये धारणा इनकी दी हुई थी। ये वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, अंगों के उपयोग अनुपयोग का प्रभाव पड़ता है, आवश्यकताओं का प्रभाव पड़ता है और उपार्जित लक्षणों की वंशागति का प्रभाव पड़ता है। अब इसके कुछ उदाहरण दिए थे। उदाहरण एक तो आपने देख ही लिया कि जिराफ की गर्दन लंबी होना, ये इसका एक उदाहरण था। उसके बाद में बतखों व जलीय जीवों को जलयुक्त पादों का होना। उनके जो पैर होते हैं बतख, और ये जो बतख और जलीय जीव होते हैं इनके जो पैर होते हैं ये भी तैरने के लिए उस तरीके से हो जाते हैं। और फिर एक और सबसे एग्जाम्पल दिया, सांप के पैरों का विलुप्त होना। पहले जब सांप होते थे तो सांप के पैर हुआ करते थे, सांप के भी 4 पैर होते हैं, जैसे गाय के इनके पैर होते हैं वैसे छोटे छोटे उसके पैर हुआ करते हैं, गिरगिट की जिस तरीके से पैर होते हैं। तो इन्होंने ये बात बताई कि ये जब सांप चलता था तो उसके पैर वो दिक्कत करते थे, सांप के जब आगे बढ़ने में वो पैर दिक्कत करते थे, जब उसको बिल में घुसना होता था तो उसके पैर फंस जाते थे, या वो रेंग करके जब चलता था तो वो पैर काम में नहीं आते थे। तो ये जो पैर थे ये अनुपयोगी हो गए उसके लिए। अब ये पैर अनुपयोगी हो गए तो इन्होंने यही बात कही कि जो अंग ज़्यादा उपयोग में आएगा वो बढ़ जाएगा, जो उपयोग में नहीं आएगा वो विलुप्त होता जाएगा। तो ये रहा अंगों का उपयोग और अनुपयोग का प्रभाव। अंगों का उपयोग अनुपयोग का प्रभाव, तो यानी कि सांप के पैर जो काम में नहीं आ रहे थे वो धीरे 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 जाकर के आने वाली संतति में वो पैर विलुप्त होते गए। तो ये वाला सिद्धांत भी किसने दिया? लेमार्क ने। ये उदाहरण दिया सांप का और जिराफ का, ये 2 आप ध्यान रखने। इसके बाद में जब इन्होंने ये नियम दिया तो इसकी कई आलोचनाएं हुई। वो आलोचनाएं क्या हुई ये देख लीजिए। अब जिराफ की गर्दन आलोचना हुई, लेमार्कवाद की आलोचना। कई ऐसे वैज्ञानिक आ गए जिन्होंने इसकी जो अवधारणा थी ये जिराफ की गर्दन लंबी, सांप के पैर विलुप्त होना, ये 2 तो बातें मान ली, लेकिन आगे इन्होंने कई बातें थी जिन्होंने सिरों से नकार दी। कैसे? इन्होंने कुछ एग्जाम्पल पूछा कि फिर आप भाई लेमार्क जी, भाई आप ऐसे बोल रहे हो कि गर्दन उपयोग जो ज़्यादा कर रहे हैं वो आगे वंशागति होती रहेगी, तो इस हिसाब से आप बताइए कि पहलवान का पुत्र पहलवान क्यों नहीं होता? कि पहलवान का पुत्र पहलवान क्यों नहीं होता? हमने जो स्टार्टिंग में लक्षणों की बात की, आनुवांशिक लक्षण, तो ये आनुवांशिक लक्षण नहीं है, इसलिए ये अगली पीढ़ी में नहीं जाता। लेकिन ये लेमार्क इस बात को नहीं बता सका, लेमार्क नहीं बता सका कि भाई पहलवान का पुत्र पहलवान नहीं होता। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा किसी ने कि यार कि भाई किसी के माता पिता अंधे, तो इसका मतलब आपके हिसाब से तो उसका बेटा भी अंधा ही पैदा होगा, कि भाई अंधे माता, जबकि ऐसा नहीं होता। भाई अंधे माता पिता के संतान, जो अंधे माता पिता के जो पुत्र होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अंधी नहीं होती, ये भी सीधी सी बात है।
एक और इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भारत में सदियों से नाक और कान छेदे जाने की प्रथा होती है। भारत में बालिकाओं के नाक और कान छेदे जाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। तो आप जब कह रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये लक्षणों का वंशानुगत होते हैं, ये जो बोल रहे हैं ना कि आवश्यकताओं का प्रभाव पड़ता है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, इनके हिसाब से ये कि नाक कान छेद दिए गए, कि कान छेद दिया गया, फिर उससे उसकी संतति जो आगे प्राप्त हुई, उसकी बच्ची हुई, उसके भी उन्होंने कान छेद दिए, उससे बच्ची हुई, उसके भी छेद दिए, और ये पीढ़ियों से चली आ रही है। तो इस हिसाब से जो अब जो संतान होनी चाहिए उसके तो अपने आप ही कान में छेद आना चाहिए, यहाँ पे कान में नाक में अपने आप छेद आना चाहिए, क्योंकि उपार्जित लक्षणों की वंशागति की ये बात करता है। जब क्योंकि ये लक्षण उपार्जित किया है, कान में छेद करना और नाक में छेद करना उन्होंने अपने जीवन काल में उपार्जित किया है, जबकि ऐसा नहीं होता। नहीं होता, आपको पता है कि भाई भारत में नाक कान तो सदियों से छेदे जा रहे हैं, लेकिन वो लक्षण अपनी पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में नाक कान छेदे हुए पैदा नहीं होते, तो जन्म के समय नाक कान में छिद्र नहीं होता है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल था कि चीन में बालिकाओं को बचपन से ही लोहे के जूते पहना करके रखे जाते हैं। क्यों? ताकि उनके पैर छोटे हो जाए। चीन में जो बालिकाएं पैदा होती है तो बचपन से उनको छोटी साइज के लोहे के जूते पहनाते हैं, ताकि उसमें फिट रह करके उनके पैर छोटे ही रहें, छोटी साइज के। तो लेकिन सदियों से प्रथा चलने के बाद भी अब भी जब उनकी बालिकाएं पैदा होती है तो पैदा होने के समय उनके पैर किसी दूसरी जगह के सामान्य शिशु के बराबर ही होते हैं। अब भी उनके पैर सामान्य बच्चों के पैरों जितने ही, पैरों जैसे ही होते हैं। तो ये भी आपके पास में उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं हुई। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हुए, ये क्या बोल रहे हैं कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं हो पा रही। तो ये क्या कहते हैं? ये लेमार्कवाद की आलोचना है, मतलब लेमार्कवाद को सिरे से नकार दिए गए। आगे एक और एग्जाम्पल था, फिर बाद में एक बीजमैन, एक वैज्ञानिक हुए वीजमैन, उन्होंने तो एक प्रयोग ही करके बताया। उन्होंने क्या करा, एक चूहा लिया, चूहा को लेकर के उसकी पूंछ काट दी, पूंछ काटी, फिर क्रॉस कराया, निषेचन कराया, उसकी अगली पीढ़ी प्राप्त की। अगली पीढ़ी में जो उनका बच्चा चूहा प्राप्त हुआ उसकी फिर पूंछ काट दी, पूंछ काट के फिर वो जब बड़ा हुआ उसका निषेचन करवाया, फिर उसकी जो संतति प्राप्त हुई फिर उसकी पूंछ काट दी। इस तरीके से उन्होंने लगभग 20-21 पीढ़ियों तक लगातार उसकी पूंछ काटते रहे। वीजमैन जो कि चूहों की लगातार 20-21 पीढ़ी तक पूंछ को काटते रहे। काटने के बाद में उन्होंने उसके बाद में बताया कि जब हम इतनी पीढ़ियों से भी 20 पीढ़ियों से मैं इसकी पूंछ काट रहा हूँ, लेकिन अब जब ये 21वीं पीढ़ी प्राप्त हुई है अब भी इसकी पूंछ में 1 इंच रत्ती भर भी फर्क नहीं आया, कि अब तक भी इसकी पूंछ उतनी की उतनी ही लंबी है, पूंछ में कोई भी टस से मस परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये वाली बात इन्होंने बताई लेमार्क को। तो इस हिसाब से आपका सिद्धांत तो यहाँ काम नहीं कर रहा, तो आपका सिद्धांत बिल्कुल गलत है। तो ये लेमार्क की सिद्धांत की आलोचना थी कि लेमार्क ने जो सिद्धांत दिया उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये सारी बातें बोलती है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती है, इसलिए क्या है, लेमार्कवाद की आलोचना। फिर इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए। जब ये लेमार्कवाद की आलोचना हो गई तो अगले वैज्ञानिक आए। अगले वैज्ञानिक का नाम था डार्विन। डार्विन, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ना है अच्छे से। इन्होंने कुछ बातें कही जो कुछ सही भी है बातें। तो चार्ल्स डार्विन, इनका जन्म हुआ 1809 से 1882 तक इनकी मृत्यु हुई। तो चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, ये इनका सिद्धांत भी आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास नामक पुस्तक में इन्होंने बहुत से तथ्यों की विस्तृत व्याख्या की। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहले तो ये एक लिए नाव लेकर के, और ये पहुंच गए घूमने, वर्ल्ड टूर पे निकल गए कि भाई मम्मी मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ, घूम फिर करके 5 साल बाद आऊँगा। तो ये 5 वर्षों तक कहाँ पहुँच गए, ये पहुँच गए दक्षिणी अमेरिका। जैसे हम कहते हैं ना कि हिमालय पे जाकर के तपस्या करूँगा, तो इस तरीके से इन्होंने दक्षिण अमेरिका जाकर के, वहाँ पे जाकर के 5 सालों तक अलग अलग द्वीपों की यात्रा की, अलग अलग जगह पर इन्होंने रिसर्च की, अलग अलग द्वीप और दक्षिण अमेरिका के जो अलग अलग हिस्सों में इन्होंने यात्राएं करी। उसके बाद में इन्होंने क्या करा, जैव विविधता के दृष्टिकोण को सदा के लिए बदल दिया। इन्होंने क्या यात्रा जो की थी वो जैव विविधता के दृष्टिकोण से की थी, कि ये जाकर के जो दक्षिण अमेरिका के तट पे जाकर के इन्होंने अलग अलग जीवों को देखा कि यहाँ पे किस तरीके के जीव प्राप्त हो रहे हैं, दूसरे तट पे जाकर के देखा कि वहाँ पे किस तरीके के जीव प्राप्त हो रहे हैं। तो जो अलग अलग द्वीपों पे जो जीव प्राप्त हुए उनका इन्होंने पूरा विश्लेषण किया। विश्लेषण करके ये 5 साल बाद घुमा करके वापस पहुंच गए अपने घर, और वहाँ पे जाकर के बंद कमरे में बैठ करके पूरी रिसर्च करी। उस रिसर्च के जो परिणाम प्राप्त हुए वो परिणाम हम आज भी पढ़ते आ रहे हैं। और वो परिणाम क्या प्राप्त हुए, वो परिणाम थे कि ये हम आगे देखेंगे परिणाम। लेकिन एक खास बात है कि इनका जन्म हुआ था 1809 और 1882 में इनकी मृत्यु हुई। ये आप देखेंगे कि डार्विन का जन्म काल भी ये था। और कल हमने जो पढ़ा था मेंडल का जो पढ़ा था, मेंडल भी इनके समकालीन थे। जैसे समकालीन राजा पढ़ते हैं वैसे समकालीन साइंटिस्ट पढ़ेंगे। मेंडल भी क्या था, इनका समकालीन। मेंडल का जन्म था लगभग 1822 से लेकर के 1884, ये मेंडल का जन्म हुआ था। तो ये दोनों लगभग सेम काल में रहे। दोनों ने एक ही तरीके की चीज़ों पे प्रयोग किया, जैव विकास की इन्होंने बातें बताई, लेकिन दोनों को एक दूसरे के प्रयोग के बारे में बिल्कुल पता नहीं था।
अगर दोनों को एक दूसरे के प्रयोग के बारे में पता होता तो इसका यूज वो इसमें लेता और इसका यूज वो उसमें लेता, दोनों एक दूसरे के प्रयोगों का यूज लेते। आज हम दोनों को सम्मिलित रूप से बता सकते हैं, लेकिन उस टाइम इनको ये चीज़ पता नहीं थी। यही बात इसमें ये है कि ये मेंडल के समकालीन होते हुए भी दोनों को न तो एक दूसरे के बारे में पता था, नहीं एक दूसरे के कार्य के बारे में पता था। एक दूसरे के कार्य का पता होता तो ये उपयोग में लेते। तो इन्होंने डार्विन ने क्या बातें कही उसके बारे में हम देखेंगे आगे, कि इनके अनुसार जो जीव अपने को वातावरण के अनुसार अनुकूल बना करके चलेगा वो तो हो जाएगा जीवित, वो जीवित रहेगा। जो जीव अपने को वातावरण के अनुकूल, जो जीव अपने को वातावरण के अनुकूल बना करके रहेगा वो तो रहेगा जीवित, ठीक है। और जो अपने को प्रकृति के अनुकूल बना करके नहीं रख पाएगा वो क्या करेगा, वो कुछ समय बाद में नष्ट हो जाएगा। मतलब प्रकृति उनको अपने आप ही नष्ट कर देगी किसी ना किसी तरीके से। यही इनकी मेन बात थी कि जो अगर वातावरण के अनुकूल बना करके रहा, जैसा वातावरण है उस हिसाब से अपने आप में चेंजेस लाता रहा, तब तो वो चीज़ चल जाएगी। लेकिन जो चीज़ अपने आप में चेंजेस नहीं लाएगा वो चीज़ वहाँ पे खत्म हो जाएगी, कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगी। एक एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे आप नोकिया का मोबाइल था, आज के 10 साल 15 साल पहले नोकिया का मोबाइल कितना ज़्यादा चलता, नोकिया 3310, नोकिया 1210, जो भी नोकिया के थे सबके हाथ में सिर्फ नोकिया का फ़ोन ही मिलता था। लेकिन जब एंड्रॉयड फ़ोन्स आए, एंड्रॉयड फ़ोन्स के टाइम पे वो सबसे पहले नोकिया के पास गए और नोकिया ने उनको अपनाने से मना कर दिया कि हमारा तो ऐसे ही बढ़िया चल रहा है, हम तो अपने सिस्टम पे काम करेंगे। तो वो नोकिया ने मना कर दिया, लेकिन दूसरी कंपनियों ने उसको अपना लिया। तो आज मार्केट में दूसरी कंपनियाँ चल रही है। नोकिया ने समय के साथ में अपने आप में परिवर्तन नहीं किया तो वो आज देख लीजिए वो ख़त्म सी हो चुकी है, तो ये नष्ट हो चुकी है। यही बात इसमें कहते हैं कि जो जीव अपने आप में परिवर्तन करता रहेगा, वातावरण के अनुकूल अपने आप को बना करके चलेगा, वो तो टिका रहेगा। लेकिन जो वातावरण के अनुकूल अपने आप में परिवर्तन नहीं करेगा वो कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल है ये रहा कि डार्विनवाद की विशेषता क्या बोलती है। डार्विनवाद बोलता है कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, कि हर जीव में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। तो डार्विनवाद की विशेषता बोलती है कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, यानी कि प्रत्येक जीव संतानोत्पत्ति की क्षमता रखता है। संतानोत्पत्ति की क्षमता कैसे कि हम बात करेंगे, कई बैक्टीरिया, कई छोटे जीव, कई मछलियां इस तरीके से होती है जो लाखों करोड़ों अंडे दे सकती है। हर एक जीव में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। ये सबसे पहली बात बोली डार्विन ने। दूसरी बात बोली कि जीवन संघर्ष, प्रत्येक जीव को अपने जीवित रहने के लिए जीवन संघर्ष करना पड़ता है। जीवन संघर्ष कैसे करना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए कि एक शेर है, शेर के साथ में वहाँ पे जंगल में दूसरा शेर आ जाता है, तो वो दोनों भी आपस में लड़ मरते हैं। उनमें से एक जो शेर होता है वही वहाँ पे जीवित रहता है। और यही बात इसमें कहता है योग्यतम की उत्तरजीविता, कि जो श्रेष्ठ होगा वही जीवित रहेगा। तो जो दोनों तीनों या दो तीन शेर भी आपस में आ गए तो वो शेर भी आपस में लड़ा करके कि जो उसमें श्रेष्ठ शेर होगा वही आखिर में बचेगा। और ये बात बोलते हैं इसमें योग्यतम की उत्तरजीविता। और जब मान लीजिए किसी जीव की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि भोजन लिमिटेड है, रहने का स्पेस लिमिटेड है। तो वही वाली बात होती है, डिमांड और सप्लाई का संबंध होता है। डिमांड और सप्लाई के संबंध में क्या है कि डिमांड हो गई ज़्यादा और सप्लाई है वहाँ पे कम। तो सप्लाई कम होने की वजह से, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से उनमें आपस में संघर्ष हो जाता है। ये संघर्ष उनके जीवित रहने के लिए भी संघर्ष होता है और प्रकृति भी उनके अंदर संघर्ष उत्पन्न करके उसमें से जो श्रेष्ठ होता है उसी का चयन करके उसी को जीवित रखती है, बाकी सब उसमें नष्ट होते जाते हैं। तो ये डार्विनवाद ने ये नियम बताया कुछ कुछ कि संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, उनमें जीवन संघर्ष होता है, योग्यतम की उत्तरजीविता रहती है, जो श्रेष्ठ होगा वही जीवित रहेगा। प्राकृतिक वर्ण, समय समय पर प्रकृति जो श्रेष्ठ होता है उसी प्रजाति को आगे बढ़ने देती है और बाकी जो उसमें से कमजोर प्रजाति होती है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जाती है, नष्ट होती जाती है। ये बात बोलती है प्राकृतिक वर्ण। जैसे रेड डाटा बुक में आपने कई प्रजातियों के नष्ट होने की बात पढ़ी होगी। फिर आपने देखा विभिन्नताएं और वातावरण के प्रति अनुकूलन, जो वातावरण के प्रति अनुकूलन कर लेते हैं वो तो आगे जीवित रहती है वातावरण के प्रति अनुकूलन करने से। और इस तरीके से कई प्रजातियों में नई नई विभिन्नताएं अर्जित होती जाती है समय के साथ में, धीरे धीरे। जैसे हम बात करते हैं चिंपैंजी से आदि मानव से मनुष्य, इस तरीके से विभिन्नताएं उसमें होती जाती है। ये हमने बात करी कि केट से टाइगर बन गया, ये दौड़ने वाला, ये लेपर्ड, ये चीता, अलग अलग चीज़ें बन गई। तो विभिन्नताएं भी उत्पन्न हो जाती है और नई जातियों का भी विकास हो जाता है कि नई जातियों का उत्पत्ति भी इसी तरीके से होती है। किस तरीके से? ये जो डार्विन ने सिद्धांत दिए, इस सिद्धांत के आधार पर ही जो योग्यतम होगा उत्तरजीवी रहेगा। जीवन का इनमें आपस में संघर्ष होता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत ये बोलते हैं जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, ये बात बोलते हैं। विभिन्नताएं और वातावरण के प्रति अनुकूलन प्राप्त होता है और नई जातियों का विकास होता है। ये सारी बातें बोली डार्विन ने और ये डार्विनवाद
की विशेषताएं हैं। इसके बाद में इन्होंने एक और वैज्ञानिक है, इन्होंने तो ये सारी बातें बोली, ठीक है। तो जैसे इनकी बातें कुछ कुछ मानी भी गई, भाई कि जो योग्यता में वो जीवित रहेगा, धीरे धीरे टाइम टू टाइम प्रजातियां थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाते रहते हैं, धीरे धीरे उनमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, प्रकृति उसमें चेंज करती रहती है। जो योग्य होगा वो जीवित रहेगा, बाकी सब उसमें नष्ट होता जाएगा। प्राकृतिक वर्ण से प्रकृति उसमें चेंजेस करती रहेगी, और वातावरण के प्रति अनुकूलन से वो प्रजाति श्रेष्ठ वो जीवित रहेगी, वातावरण में अनुकूलन जो नहीं करेगी वो भी नष्ट होती जाएगी, और नई जातियों की उत्पत्ति भी इसी तरीके से होती है। तो इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए, ह्यूगो डिब्रिज। ह्यूगो डिब्रिज उन्होंने क्या सिद्धांत दिया? उन्होंने दिया, ह्यूगो डिब्रिज ने, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अब ये क्या बोलते हैं ह्यूगो डिब्रिज? उत्परिवर्तन यानी कि जीवों में अकस्मात होने वाले बड़े परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये बात बोलते हैं कि ये इस तरीके से जो आप बोल रहे हो कि धीरे धीरे सतत रूप से आप चेंजेस ला रहे हो, धीरे धीरे प्रकृति उसमें चेंज कर रही है, कि इस तरीके से कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बात बोल रहे हैं कि अकस्मात अचानक से ही कोई नया परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि अकस्मात कोरोना वायरस आया, उसी तरीके से इन्होंने बात कही कि अकस्मात ही कोई बड़ा चेंजेज आ जाता है, और उस तरीके से जीवों में एक नया परिवर्तन आकर के नया जीव उत्पन्न होता है। यही बात कही, इसको क्या बोला? उत्परिवर्तन। ये क्या बोला कि बड़े परिवर्तनों के कारण जो उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन, इसके द्वारा नई जातियां निर्मित होती है। इन्होंने ये तरीका बताया कि नई जातियां अचानक से निर्मित होती है, कोई जो बड़ा परिवर्तन आता है। ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहा किसने? ह्यूगो डिब्रिज ने, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ऐसे कैसे एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ कि आप पहले इस चित्र को देखिए, ये चित्र है, इसमें ये कीड़ा है, छोटा सा कीड़ा, इंसेक्ट जो होता है, इस कीड़े का नाम है भृंग। भृंग इंग्लिश में इसको बोलते बीटल्स। अब ये क्या है? कुल जैसे ये 12 आपको दिख रहे होंगे, ये है लाल भृंगी, लाल रंग की है, तो ये लाल भृंगी है। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को सिर्फ समझना है, सिर्फ समझ के चलिए कि किस तरीके से जातियों का विकास होता है। तो विकास में क्या क्या कारण हो सकते हैं? ये 3 तरीके के कारण की परिस्थितियां आपको दी हुई है, कि एक तो क्या है कि लाल जो भृंगी है, इस लाल भृंगी से, ये प्रथम स्थिति आप ही मान लीजिए कि लाल भृंगी, इसमें 12 में से मान लीजिए ये 1-2 इसमें हरी भी आ गई, कुछ इसमें हरी आ गई, बाकी सारी इसमें क्या है? लाल है। तो हरी पत्ती पे जब ये क्या करती है? पत्तियों को खाती है। ये जो कीट है, ये कीट पत्तियों को खाते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि जब ये पत्तियों पर अपना जीवन निवास करते हैं, तो लाल के बीच में कुछ एक हरी भृंगी भी पनप गई। अब हरी भृंगी पनप गई, लेकिन इन भृंगी को कौवे खाते हैं। इनको क्या करते हैं? कौवे खाते हैं। जब ये पत्तियों पर निर्भर है, पत्तियों पर ये लाल भृंगी होती है, तो कौवे आए उड़ते हुए और आकर के उन लाल भृंगियों को खा जाएंगे। तो खा जाएंगे, तब ये जब इसमें ये हरी प्रकार की भृंगी उत्पन्न हुई, हरी बीटल्स जो उत्पन्न हुई, बीटल्स ज़्यादा सही रहेगा, कि हरी जो बीटल्स उत्पन्न हुई, उस बीटल्स को ये कौवे नहीं देख पा रहे। हरी पत्ती है, हरी पत्ती के ऊपर हरा ही बीटल्स है, तो उनको तो कौवे नहीं देख पा रहे, लेकिन लाल वाली फटाफट से उनको दूर से दिख जाती है, तो लाल वाली को आकर के वो खा के चले जाते हैं। तो कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद में इन लाल वालों की संख्या घटती जाएगी, और हरी वालों की संख्या में, लाल वालों की प्रजातियां ऊपर ही, जब उनका जीव ही कम होते जाएंगे, तो आगे उनके संतान भी कम होगी, तो कम होगी तो आगे उनकी संतति नष्ट होती जाएगी। लेकिन ग्रीन वालों की संतति, ग्रीन वाले जो बचे रह रहे हैं, जो पत्तियों का कलर हरे होने की वजह से वो भी ग्रीन है, तो इस वजह से वो बचे रह रहे और वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो कुछ समय बाद में ऐसा होगा कि कुछ समय बाद में यहाँ आगे जाते 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 तब क्या होगा? लाल की संख्या और कम हो गई और हरों की संख्या बढ़ गई, और कुछ समय बाद में जाके ऐसा हो जाएगा कि लाल वाले पूरे नष्ट हो जाएंगे। किस वजह से नष्ट हुए? कि उनको तो सारे कौवे खा गए। और किस वजह से खाए? क्योंकि उनका कलर लाल था और वो पत्ती पर आसानी से दिख रहा था, जबकि हरे वाले थे, इनको ये नहीं देख पा रहे, तो हरे वाले इसमें बचे रह गए। अब इससे क्या हुआ? इस परिस्थिति में ये हुआ कि लाल भृंगी थी, और कुछ समय बाद में, कुछ सालों बाद में, ये किस में चेंज हो गई? हरी में, हरी बीटल्स में चेंज हो गई। ये जो लाल बीटल्स थी, ये हरी बीटल्स में चेंज हो गई। लेकिन चेंज होने का कारण क्या था? कि लाल वाली को कौवे खाते गए और वो नष्ट होती गई। ये थी इसमें प्रथम स्थिति। तो इस स्थिति के बारे में देखेंगे कि एक तरीके की पहली स्थिति हुई कि अधिकतर लाल भृंगी में से, अधिकतर लाल भृंगी और कुछ उसमें हरी है, तो उसमें क्या होगा कि हरी पत्तियों के ऊपर लाल वाली दिखाई दी जाती है, हरी वाली दिखाई नहीं देती, इसलिए लाल वाली को कौवे खा जाते हैं और हरी वाली को वो नहीं खा पा रहे। तो कुछ समय बाद में क्या होगा कि हरी की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और आखिर में हरी वाली शेष रहेगी। तो इसका कारण क्या रहा? इसका कारण तो ये रहा कि उत्तरजीविता जो शेष रहा, उसमें प्राकृतिक चयन, जो इसका कलर चेंज हुआ था, कलर चेंज में प्राकृतिक चयन, ये प्राकृतिक चयन वाली स्थिति हुई। एक स्थिति फर्स्ट तो ये बताने कि एक तो ये स्थिति हुई कि जिसके कारण लाल से हरी में परिवर्तन हुआ। दूसरी स्थिति इन्होंने बताई कि दूसरी स्थिति कैसे, कि मान लो यहाँ पे लाल भृंगी थी, उसी तरीके से
उसमें अपने आप ही प्रकृति के कारण उसमें कुछ कुछ के अंदर नीला रंग पनप गया। अब नीला रंग पनप गया, कुछ हो गई लाल, कुछ हो गई नीली। तो लाल और नीली दोनों हो गई, लेकिन कौवे दोनों को देख सकते हैं। पत्ती के ऊपर लाल भी दिखता है और नीला भी दिखता है। अगर हरी पत्ती पे हरे कलर का हो तो नहीं दिखेगा, लेकिन लाल या नीला होगा तो वो तो दिखेगा। तो जो लाल और नीली जो भृंगी है बीटल्स हुई, ये आगे जब बढ़ी, आगे बढ़ी तो इनकी संख्या बढ़ती गई, संख्या बढ़ती गई। इनको इसमें क्या होता है कि इसको कौवे तो खा सकते हैं, तो कौवे तो दोनों को खत्म करेंगे, तो समय के साथ में ये तो दोनों को खत्म करेंगे। लेकिन इसमें कुछ और सिद्धांत काम किया। इसमें क्या हुआ कि ये सब किसी एक पत्ती पर ये निवास करती थी, किसी एक झाड़ी पर। एक साथ क्या हुआ, वहां से हाथियों का झुंड गुजरा, हाथियों का झुंड गुजरा। तो उन्होंने क्या है, उनके गुजरने से उनके पैरों के नीचे कुचल दी गई पत्तियां, जो झाड़ियां थी वो झाड़ियां उनके पैरों के नीचे कुचल दी गई। इससे क्या हुआ, किसी विशेष स्थान पर जब लाल बीटल्स ज्यादा थी, वो ज्यादा लाल बीटल्स वो सारी की सारी नष्ट हो गई। ये देख लीजिए, हाथी का पैर है और यहाँ से लाल वाली सारी नष्ट हो गई, सिर्फ क्या बची, नीली। तो नीली से जब आगे जो अगली संतति पैदा होगी, वो अगली संतति जो पैदा होगी वो नीली वाली ही बचेगी। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कोई प्राकृतिक सिद्धांत काम नहीं करा। इसमें क्या हुआ कि वहां से वो हाथी गुजरे, अब उनकी किस्मत की बात थी कि वो सारे लाल वाले उसके नीचे दब के मर गए, तो बचे हुए थे जो बचे हुए नीले हो गए। तो लाल से नीले में चेंज तो हुआ, लेकिन इसमें जो प्राकृतिक चयन वाला सिद्धांत काम नहीं करा। इसमें काम करेगा दुर्घटना। ये अपवाद स्वरूप होता है। कैसे कि अधिकतर लाल और कुछ नीले भ्रंग थे, तो दो कौवे दोनों को खा सकते थे। हाथी के पैर के रोदने से अधिकतर लाल भ्रंग क्या हो गए, समाप्त होते गए। जो हाथी के पैरों के नीचे कुचल गए वो तो समाप्त हो गए, होते गए, और बाद में कौन से बचे, वो नीले ही शेष बचे। इसमें क्या होगा, इसको, इस परिस्थिति को बोलेंगे आनुवांशिक अपवाद या फिर एक दुर्घटना, दुर्घटना के रूप में समझ सकते हैं। ये सिर्फ आपके समझने के लिए एग्जाम्पल है। क्वेश्चन किस तरीके का बन सकता है ये कोई नहीं जानता, इससे कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये आपके कम से कम 2-3 पेज का पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, पूरी पूरी परिस्थिति क्रिएट करके दी हुई है। तो इससे आने वाली परिस्थिति में क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके अलावा तीसरी परिस्थिति इसमें यह है कि लाल भृंगी है, ये कुछ और लाल भृंगी है। अब इसमें क्या हुआ कि पत्तियों की संख्या होती गई कम, जिस पे निर्भर थी, जिन पत्तियों पे संख्या पे निर्भर थी, उन पत्तियों में, उन पेड़ पौधों में क्या हो गया, कोई कीट लग गया। कीट लगने के कारण वो पेड़ पौधे मरते गए। वो पेड़ पौधे मरने से उनकी जो निर्भरता थी, वो निर्भरता मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी उन पेड़ पौधों पर, तो ये भी मरते गए। अब ये मरते गए, ये मरते 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 क्या है, इनकी भी संख्या कम होती गई। ये इसमें तीसरी परिस्थिति थी। अब इससे क्या हुआ कि जब इनकी संख्या बढ़ जाती है और पादप में कोई रोग लग जाता है, तो इनकी संख्या कम हो जाती है, और अल्प पोषण के कारण, मतलब कम, इनको भोजन कम मिल पा रहा है, इसलिए इनकी संख्या लगातार घट गई और इनके औसत भार में कमी आ गई। ये 3 तरीके की परिस्थिति जो किसके ऊपर थी, बीटल्स के ऊपर। ये केवल आपको एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि किस तरीके से परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई दूसरी प्रजाति जन्म ले लेती है। ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि एक परिस्थिति जिसमें लाल से हरी में चेंज हो गई, वो किस लिए चेंज हुई, क्योंकि उसको हरे कलर पे देख नहीं पा रहे। तो ये वाली बात तो किस लिए हुई कि उत्तरजीविता में प्राकृतिक चयन, यानी कि प्रकृति उनका साथ दे रही है, खुद ही प्रकृति उनका साथ दे रही है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जैसे हम बात कर रहे हैं, तो प्रकृति साथ दे रही है, इस वजह से ग्रीन वाली जिंदा रह गई। दूसरी स्थिति थी जिसमें क्या हुआ, ये आनुवांशिक अपवाद वाली परिस्थिति पैदा हुई, जिसमें एक दुर्घटना हुई, हाथी वहां से कुचले और लाल वाले से नीले वाले में चेंजेज हो गया। तो नीले वाले में डायरेक्टली चेंज नहीं हुआ, असल में हुआ क्या है, लाल वाले समाप्त हो गए और नीले वाले शेष रह गए। और तीसरी स्थिति क्या थी कि पादप में कोई रोग लग गया, इसमें अल्प पोषण की वजह से उनकी संख्या में लगातार कमी आ गई। तो ये एक एग्जाम्पल था। इसके अलावा चरणबद्ध विकास के कुछ और भी उदाहरण है। एक उदाहरण कैसे कि 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी खाता था। क्या खाता था मनुष्य? जंगली गोभी। आज आप देखते होंगे पत्ता गोभी, फूल गोभी, आज आप सब्जी जो खाते हैं वो पत्ता गोभी या फूल गोभी, ये नाम सुनते होंगे। लेकिन आप ये देखेंगे कि आज के 2000 साल पहले एक जंगली गोभी हुआ करती थी, उसको मनुष्य खाता था, उसको ही उगाता था। बाद में कुछ किसानों ने क्या कहा, कुछ किसानों ने उसमें जो पत्तियां थी उनके बीच की दूरी को कम करना चाहा। उन्होंने चाहा कि यार इसकी पत्तियों के बीच की दूरी कम हो, इस तरीके की फसल उगाएं। तो पत्तियों की दूरी जो कम करने की उन्होंने जो फसल उगाई, उससे जो प्राप्त हुआ वो आपके प्राप्त हुआ पत्ता गोभी। वो आपके प्राप्त हुआ पत्ता गोभी, यानी कि जंगली गोभी से ही आपने क्या प्राप्त कर ली, पत्ता गोभी। फिर कुछ समय बाद में उनको क्या है, कुछ लोग उनके नखरे करने लगे कि नहीं यार पत्ता गोभी नहीं खाएंगे, अच्छी नहीं लगती। तो ठीक है, फिर कुछ किसानों ने क्या करा, उसमें पुष्प की वृद्धि को और ज़्यादा रोक दिया। अब पुष्प की वृद्धि को रोक दिया, पुष्प की वृद्धि को रोक दिया, एक सीमित मात्रा में उसको रोक दिया। तो उससे जो प्राप्त हुआ उनके पास में, वो प्राप्त हुआ खोखली नहीं, ब्रोकली। क्या पता क्या क्या लिख देते हैं खोखली नहीं है ये, ब्रोकली। उनको जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ ब्रोकली। ब्रोकली आप जानते हैं एक बहुत महंगी सब्जी आती है, बिल्कुल ग्रीन कलर की, अभी आपको दिखाऊंगा अच्छी अच्छी। तो पत्ता गोभी के साथ में दूसरी जो प्राप्त हुई वो ब्रोकली प्राप्त हुई।
फिर उन्होंने कुछ और, उनको जरूरत महसूस हुई। जरूरत क्या महसूस हुई? कि उन्होंने बंध्य पुष्पों का निर्माण किया। बंध्य पुष्पों का जो निर्माण किया, उससे जो निर्मित हुई वो सब्जी निर्मित हुई आपके फूल गोभी। अब प्राप्त किससे हो रही है? ये सब एक जंगली गोभी से प्राप्त हो रही है। वही जंगली गोभी से आपके पास पत्ता गोभी आ रही है, वही जंगली गोभी से ब्रोकली आ रही है, वही जंगली गोभी से आपके पास फूल गोभी आ रही है। आगे जब हम बात करें, कुछ ने क्या करा, कुछ ने उसके फूले हुए भाग का चयन किया। कुछ ने फूले हुए भाग का चयन किया तो आपके पास में क्या प्राप्त हुई? गांठ गोभी। गांठ गोभी प्राप्त हो गई। और कुछ ने क्या किया, कुछ ने केवल चौड़ी पत्तियों के ऊपर निर्भरता जताई कि यार ये चौड़ी वाली पत्तियां चाहिए, मैं तो ये वाली इस तरीके की सब्जी उगानी है, तो चौड़ी पत्तियों को पसंद किया। तो उससे जो प्राप्त हुई वो आपके केल नामक सब्जी प्राप्त हुई। अब ये सारी ये चीजें प्राप्त हुई, ये सारी चीजें किससे प्राप्त हुई? जंगली गोभी से। यानी कि इसी के स्वरूप में परिवर्तन आता गया। तो ये इसका विकास एक तरह से आपको समझाया गया है कि जंगली गोभी के विकास से ही आपको पत्ता गोभी प्राप्त हुआ, जंगली गोभी के विकास से आपको ब्रोकली प्राप्त हुई, इसी की प्रजाति से फूल गोभी, गांठ गोभी, केल। यानी कि ये जो सारी आप सब्जियां देख रहे हैं, इन सब के जो पूर्वज है, इन सब के पूर्वज क्या है? जंगली गोभी। इन सब के पूर्वज क्या है? जंगली गोभी। और इसको आप चाहो तो यहाँ आप इसमें देख लीजिए कि ये आपकी जंगली गोभी रही, ये आपके गांठ गोभी भी इससे बन गई, ये केल नामक सब्जी भी इससे बन गई, ये पत्ता गोभी बन गई, ये फूल गोभी बन गई, और ये आपकी बन गई ब्रोकली। ठीक है, इस तरीके से हरी, ये आपके ब्रोकली प्राप्त हो गई। तो ये सब किससे प्राप्त हुई? जंगली गोभी से। ये एक विकास का क्रम बता रहे हैं कि विकास इस तरीके से हुआ है कि जब शुरुआत में जंगली गोभी थी, उसके जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई, जैसे जैसे वातावरण में उनकी आवश्यकता पड़ी, वैसे वैसे उसमें चरणबद्ध रूप से परिवर्तन आते रहे। इसी का एक और एग्जाम्पल है कि मानव के विकास के अध्ययन से भी एक चीज पता लगती है कि जब मानव विकास का हम अध्ययन करते हैं, उससे क्या पता लगता है कि हम सभी भी एक ही स्पीसीज से हमारा जन्म हुआ है। और वो स्पीसीज क्या, वो कहाँ से जन्म हुआ है? उसका उदय हुआ था अफ्रीका में। जो मानव की जो स्पीसीज है, उस स्पीसीज का उदय हुआ है अफ्रीका में, और वो फिर बाद में पूरे विश्व में फैलता गया। वहीं से वो अमेरिका में भी गया, वहीं से वो भारत में भी आया, वहीं से सब जगह गया। यही बात यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सबसे पहले जो स्पीसीज का उदय हुआ वो हुआ अफ्रीका में। और उस स्पीसीज को, मानव स्पीसीज को जो साइंटिफिक नेम होता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या कहलाता है? वो कहलाता है होमोसेपियंस। ये आपके लिए याद रखने योग्य है, होमोसेपियंस। और ये अफ्रीका में इसका उदय हुआ। फिर एक और चीज़ थी कि ये तो हो गई हमने मानव किस तरीके से विकास हुआ है, ये हमने बात की। गोभी का किस तरीके से विकास हुआ, ये हमने बात की। शेर चीता का विकास किस तरीके से हुआ। फिर हमने बात की डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है और लेमार्क का सिद्धांत क्या कहता है। अब हम बात करेंगे कि जीवाश्म। कई बार हम देखते हैं कि डायनासोर के जीवाश्म में प्राप्त हुए, ये हम अलग अलग जगह जब खुदाई में हमें प्राप्त होते हैं तो अलग अलग जीवाश्म या अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो जीवाश्म होते क्या है? जीवाश्म होते हैं कि जीवों के परिरक्षित अवशेष, जीवों के परिरक्षित अवशेष जो कि मिट्टी के नीचे दब गए थे, वातावरणीय परिस्थितियों के कारण मिट्टी के नीचे दब गए और वो सड़ गल नहीं पाए, पूरी तरह से वो गल नहीं पाए, और उनके कुछ अवशेष बाकी रह जाते हैं और खुदाई में हमें उसी तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। उन अवशेषों को क्या बोलते हैं? जीवाश्म। कि जैसे कि कोई मृत कीट, जंतु या पौधे मिट्टी में दब करके, सूख करके कठोर हो गए, तो कठोर हो गए खुदाई में कई सालों बाद में जब वो प्राप्त हुए, तो उनकी हड्डियों से हम उनका अनुमान लगा रहे होते हैं कि ये किसकी हड्डियाँ हैं, इसकी संरचना ऐसी है तो ये क्या हो सकता है, इसकी क्या विशेषता हुआ करती थी। इन सब का अध्ययन किया जाता है, ये कहलाते हैं जीवाश्म। तो जीवाश्म का जब अध्ययन किया जाता है तो इसका अध्ययन करने के लिए दो तरीके की विधि होती है। पहली विधि तो ये होती है कि ये कितने पुराने हैं, जब इसको जानना हो तो उसके लिए क्या होती है? सापेक्ष विधि। अब सापेक्ष विधि में तो क्या करते हैं? खुदाई करते जाते हैं कि जो सतह के जितना नज़दीक मिलेगी, यानी कि शुरुआत में जो मिल जाएगी, खुदाई करने की शुरुआत में जो मिल जाएगी, उसका काल थोड़ा पास का ही होगा, ज़्यादा पुराना नहीं होगा। लेकिन और गहराई में उससे और नीचे जाएंगे, फिर कुछ मिला तो उसका काल और ज़्यादा पुराना होगा। उससे और नीचे जाएंगे और गहराई में कुछ मिला तो उसका काल और ज़्यादा पुराना होगा। जब हम काल की बात करते हैं, जैसे मीसोजोइक युग, प्रीकेम्बियन, ये सब जब आप काल की बात करते हैं, वो जो काल थे उन कालों में जब बांटा जाता है, वो इस विधि के द्वारा जब उसका नामकरण रख दिया जाता है कि सापेक्ष विधि के द्वारा, कि सापेक्ष विधि में आपको जब इतनी गहराई पे जाकर के मिला है तो अब ये वाली विधि होगी। तो ये हो गई सापेक्ष विधि, कि जो खुदाई में शुरुआत में पृथ्वी के सतह के निकट मिलते हैं वो जीवाश्म तो नए होते हैं, लेकिन जो और ज़्यादा गहराई में सतह पर जाकर के मिलते हैं वो जीवाश्म क्या होते हैं? वो जीवाश्म पुराने होते हैं। ये तो हो गए आपके सापेक्ष विधि। और दूसरी विधि क्या होती है? दूसरी विधि होती है इसमें फॉसिल डेटिंग। फॉसिल डेटिंग या उसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं। कार्बन डेटिंग, आपको पता है कि कार्बन के समस्थानिक, जब हम कार्बन चैप्टर पढ़ रहे थे तो एक चीज़ पढ़ी थी कि कार्बन का समस्थानिक इसमें उपयोग में लिया जाता है। जैसे C14 कार्बन का एक समस्थानिक होता है, उसका इसमें उपयोग किया जाता है इसकी आयु ज्ञात करने में कि ये कितना पुराना है। ये जो जीवाश्म में प्राप्त हुई, ये जो हड्डी में प्राप्त हुई, मान लो डायनासोर की हड्डी प्राप्त हुई, तो ये डायनासोर कितने लाखों साल पुराना होगा, इस चीज़ का पता किया जाता है कार्बन C14, कार्बन के समस्थानिक के उपयोग से।
तो इसमें कार्बन की समस्थानिका का प्रयोग करके जीवाश्म का समय का निर्धारण किया जाता है। तो ये हो गया आपका जीवाश्म। जीवाश्म इस तरीके से आप देखिए कि ये जो स्टार्टिंग में जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से जब हम गहराई में जाएंगे तो यहाँ पे जो चीज़ मिलेगी उसका काल थोड़ा कम पुराना होगा, फिर और जाएंगे तो और पुरानी होगी, और नीचे जाएंगे तो और पुरानी होगी, और नीचे जाएंगे तो और पुरानी होगी, और जितने नीचे हम जाते जाएंगे उसके नीचे हमारा कोई मिलता जा रहा है, कोई मिलता जा रहा है तो वो उतना ही ज़्यादा पुराना होगा, क्योंकि समय के साथ में इसमें मिट्टी की परतें चढ़ती गई मिट्टी की परतें, इसमें चढ़ते 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 ये और ऊंचा होता गया। तो ये हमारी सापेक्ष विधि थी। इसके बाद में अब हम देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत जब हम बात करें तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस रूप में हुई है। पृथ्वी पर जैसे कि सबसे पहले आप देखते हैं कि कई बार बहस चलती रहती है कि अंडा पहले आया है, मुर्गी पहले आई, इस तरीके की बहस चलती रहती है, लेकिन वास्तविकता में अगर देखें तो ये एक क्वेश्चन है कि पहले क्या आया, कौन से जीव से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। किसी ना किसी तरीके से तो उत्पत्ति हुई है, इंसान ही नहीं, जानवर, मनुष्य, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जो भी चीज़ें हम आज देख रहे हैं, इन सब का जब हम पूर्वजों में जाते जाएँ तो कहीं ना कहीं से तो इनकी शुरुआत हुई होगी, कभी तो इनकी शुरुआत हुई होगी। उसकी जब हम बात करें तो इसके ऊपर अलग अलग सिद्धांत दिए हुए हैं। उस सिद्धांत में पहला सिद्धांत है सबसे पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ये समझ लीजिए, इसको तो आपको याद करना ही करना है, सारा नाम इसको याद करना है। ये सिद्धांत दिया जेबीएस हॉल्डेन। जेबीएस हॉल्डेन ने ये दिया, इनके अनुसार जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। ये क्या बोलते हैं, जेबीएस हॉल्डेन, इन्होंने कहा कि जीवों की जो उत्पत्ति हुई ये सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई, सरल अकार्बनिक अणुओं से। तो सरल अकार्बनिक अणु बाद में जटिल अकार्बनिक अणुओं में बदल गए, फिर उनसे कुछ और चीज़ बनी, उनका रसायनों का संयोग हुआ, और रसायनों के संयोग से फिर जीवन की उत्पत्ति हुई। ये बात करते हैं जेबीएस हॉल्डेन। आपको ये याद रखना है कि जेबीएस हॉल्डेन ने बात कही कि सरल अकार्बनिक अणुओं से इनकी उत्पत्ति हुई या रसायनों के संयोग से। अब इन्होंने जो बात कही, इसी बात का एक प्रयोग के रूप में इन्होंने किसी दो वैज्ञानिक और थे, उन्होंने भी इसका प्रयोग करके इसका सत्यापन किया। और वो प्रयोग किसने किया, एक तो क्या स्टेनले एल मिलर, नाम याद रखना है, एक तो क्या मिलर ने, और दूसरा हेराल्ड सी उरे। मिलर और उरे, होल्डेन ने तो सिद्धांत दिया और उसी के ऊपर आधारित, उसी से मिलता जुलता एक प्रयोग किया किसने, मिलर और उरे ने। मिलर उरे ने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में क्या किया इन्होंने ये बात, जैसे ये बोला पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो अकार्बनिक पदार्थ बने थे, तो इन्होंने क्या किया कि लैब के अंदर ही एक ऐसा वातावरण निर्माण किया जैसा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय हुआ करता होगा। उस तरीके से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बादल थे, या मीथेन गैस फैली हुई थी, या हाइड्रोजन हीलियम गैस फैली हुई थी, उस तरीके की गैसें फैलाई, वहाँ पे सब कुछ वैसा वातावरण क्रिएट करके वहाँ पे बिजली चमकाई, बिजली चमका करके उनकी अभिक्रियाएँ हुई, अभिक्रिया होकर के जलवाष्प बनी, जलवाष्प बन करके आखिर में जा करके एक प्रोटीन, एक संश्लेषित प्रोटीन तक उसमें वहाँ पे प्राप्त हो गई। मतलब एक ऐसी संरचना प्राप्त हुई जिससे जैसे अमीनो एसिड इनके पास में प्राप्त हुए, उन अमीनो एसिड का उपयोग प्रोटीन निर्माण में भी होता है। तो इन्होंने कहा कि जब यहाँ पे अमीनो एसिड का निर्माण हो गया तो इस तरीके से आगे जाकर के प्रोटीन का निर्माण भी हो सकता है। तो ये बात मानी जा सकती है कि इस तरीके से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। सबसे पहले फिर एक कोशिकीय जीव आया होगा, फिर दो कोशिकीय, इस तरीके से इन्होंने एक सिद्धांत दिया। तो ये जीवन की उत्पत्ति का अभी तक तो मान्य सिद्धांत यही होता है कि जेबीएस हॉल्डेन का सिद्धांत, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक मान्य यही सिद्धांत है और आपकी एनसीईआरटी में यही वाला सिद्धांत आपके बहुत अच्छे से विस्तार से दिया हुआ है। तो इस सिद्धांत को आपको ध्यान रखना है, हॉल्डेन, मिलर और उरे का प्रयोग। ठीक है, इन्होंने क्या बात बोली, सरल अकार्बनिक अणुओं से और रसायनों के संयोग से। फिर एक और सिद्धांत है, अब कुछ और सिद्धांत है जो आप जल्दी जल्दी देखेंगे कि स्वतः जनन का सिद्धांत या अजीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, स्वतः जनन या अजीवात जीवोत्पत्ति क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो जीवों की उत्पत्ति हुई है अजीवात जीवोत्पत्ति, यानी कि अजीव से या निर्जीव पदार्थों से हुई है। स्वतः जनन अपने आप हो गई, ये सिद्धांत बोलता है कि जीवों की उत्पत्ति अपने आप हो गई किसी निर्जीव पदार्थों से। अब निर्जीव पदार्थों से कैसे हो गई, ये जो वैज्ञानिक थे इस सिद्धांत को मानने वाले, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रयोग था, उनकी पसीने में भीगी हुई कमीज या शर्ट वो थी, उन्होंने उसको एक बार फेंक दिया, उस पर कुछ गेहूं के दाने लग गए और वो कहीं किसी जगह पड़ी रही। मतलब एक तरह से उन्होंने एक प्रयोग किया कि जिसमें एक पसीने में भीगी हुई कमीज में कुछ गेहूं के दाने पड़े हुए थे और वो गेहूं के दाने के अंदर वो किसी कमरे में बंद पड़ी रही 21 दिन तक। और कुछ समय बाद में जब उन्होंने खोल के देखा तो वहाँ पे उनको चूहे मिले। तो चूहे मिले तो उन्होंने क्या समझा कि ये जो भीगी हुई कमीज थी, पसीने में भीगी हुई कमीज, इस कमीज पर ये गेहूं के दाने रखने से और यहाँ पे क्या उत्पत्ति हुई, जीव ये चूहों की उत्पत्ति हो गई। तो इस तरीके से उन्होंने क्या बोला
कि यहाँ पे कोई भी जीव नहीं था, निर्जीव था, उससे यहाँ चूहे की उत्पत्ति हो गई। तो इस वजह से इन्होंने बोला कि निर्जीव पदार्थों से चूहे की मतलब निर्जीव पदार्थों से चूहे की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इन्होंने बोला कि निर्जीव पदार्थों से जीवों की उत्पत्ति हुई है। ये इस सिद्धांत के मत में बोलते हैं। अब यही अगर इंडिया में हुए होते तो कोई भी कोई गाँव का आदमी भी उसको आकर के समझाता, अरे भाई तो जा करके देखता तो सही, चूहे तो कहीं से भी आ सकते हैं। अगर तुम वहाँ पे गेहूँ के पास में रखोगे तो गेहूँ खाने चूहे कहीं भी बिल बना करके आ सकते हैं। तो ये समझ नहीं थी इनमें। तो ये उस जमाने के हिसाब से अगर इन्होंने प्रयोग किया तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। इसी तरीके से इन्होंने एक दो बातें और बोली कि जैसे इन्होंने कोई मिट्टी में कोई मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था या कोई पुरानी सब्जी पड़ी हुई थी, वो पड़ी हुई थी, 2-3 दिन बाद में देखा तो उनको वहाँ पे केचुए दिखे। तो केचुए दिखे तो इनको लगा कि ये इससे ही मतलब मांस के टुकड़े के ऊपर कुछ जीव दिखे। वो जीव दिखे तो उसको लगा कि भाई यार इन जीवों की उत्पत्ति इस मांस के टुकड़े से हो गई। या मिट्टी में इन्होंने कुछ देखा कि मिट्टी में कुछ दिनों बाद इनको केचुए दिखे, तो केचुए की उत्पत्ति इन्होंने माना कि अपने आप हो गई। या फिर इन्होंने एक और प्रयोग बताया, कि एक दिन देखा कि तालाब के किनारे कोई पेड़ था, उस पर सफ़ेद कलर के फूल थे। जब उस पर देखा अगले दिन देखा तो वो फूल वहाँ पे नहीं थे, लेकिन तालाब में 2 बतख तैर रहे थे। तो उन्होंने क्या माना कि वो जो फूल थे वो टूट के गिर गए और उनसे वो 2 बतख की उत्पत्ति हो गई। तो इस तरीके के सिद्धांत इन्होंने स्वतः जनन के सिद्धांत दिए। अब ये आप भी समझते हैं कि ये सही नहीं है। तो ये इस तरीके के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। दूसरा सिद्धांत एक और कुछ और दिया था कि जीवात जीवोत्पत्ति। अब ये सिद्धांत बोलता है कि जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति हुई है, कि पहले से विद्यमान कुछ जीवों के द्वारा अब जो वर्तमान में जीव है उनसे जीवों की उत्पत्ति हुई। और इसी का प्रयोग, इसी का सत्यापन लुई पाश्चर और फ्रांसिस्को रेड्डी ने किया। इन्होंने एक फ्लास्क बनाया, इस तरीके का फ्लास्क, और उसकी गर्दन कुछ इस तरीके की गर्दन बताई, और उसमें पहले तो यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी। अब इसका फ्लास्क की जो गर्दन थी ये मुड़ी हुई एस शेप की जो गर्दन थी, इस गर्दन में यहाँ पे पहले रुई हुई ठूस दी, ताकि इससे क्या होगा कि हवा अंदर नहीं आएगी। हवा अंदर नहीं आई तब तक उसमें कोई भी जीवाणु की उत्पत्ति नहीं हुई। तो जीवाणु की उत्पत्ति नहीं, उन्होंने ये प्रयोग करके बताया कि जब तक हवा नहीं आ रही थी, वातावरण के जीव इसको प्रभावित नहीं कर रहे थे, तब तक इसमें कोई भी जीवाणु उत्पन्न नहीं हुआ। थोड़े दिनों बाद में इन्होंने क्या करा, ये फ्लास्क की गर्दन यहाँ से तोड़ दी। अभी गर्दन जब यहाँ से तोड़ दी तब इसके अंदर अब हवा का फ्लो हो पा रहा है, तो वातावरण में उत्पन्न जीव भी आ पा रहा है। तो कुछ दिनों बाद में ये जो इन्होंने लिया था, इसमें जीवों की उत्पत्ति हो गई, जीवाणु इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह इसमें उत्पन्न हो गए। तो इन्होंने क्या बताया कि अब इन्होंने जो बैक्टीरिया उत्पन्न हुए ये किससे हुए, कि वातावरण के बैक्टीरिया से ही ये बैक्टीरिया उत्पन्न हुए। तो ये सिद्धांत किसने, ये प्रयोग किसने बताया, लुई पाश्चर ने। मेन बात इन्होंने क्या बोली कि जीवात जीवोत्पत्ति, कि जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति हुई है। इस पे प्रयोग का इनका सत्यापन, इनकी पुष्टि करी लुई पाश्चर और फ्रांसिस्को रेड्डी ने, इन्होंने प्रयोग कर करके। फिर एक और बात थी कि विशिष्ट सृष्टिवाद। विशिष्ट सृष्टिवाद क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई ना कोई एक देवीय शक्ति है या कोई भगवान है, कहीं ना कहीं उन्होंने जीवों की उत्पत्ति कर दी, कि अचानक से कोई भगवान की शक्ति प्रकट हुई, उन्होंने आशीर्वाद दिया और जमीन पर जीवों की उत्पत्ति हो गई। अब ये सिद्धांत भी अलग अलग जगह माना जाता है, क्योंकि देखा जाए तो भगवान या ईश्वर या देवीय शक्ति हर धर्म में होता है। हर धर्म में आप देखेंगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, चर्च, सभी में, जैसे चर्च भी होता है, ईसाइयों में, सब में होता है। तो सब तरीके, सब एक ना एक देवीय शक्ति को तो मानते ही हैं। तो ये सिद्धांत भी आपके पास में यहाँ चलता है, प्रचलित है, कि विशिष्ट सृष्टिवाद, कि देवीय शक्ति के द्वारा जीवों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। फिर एक और सिद्धांत हुआ ब्रह्मांडवाद या कॉस्मोजोइक सिद्धांत। ये क्या बोलते हैं, ये बात करते हैं एलियन टाइप, कि कोई दूसरे ग्रह से, कोई दूसरे ग्रह पे कहीं भी जीवन की उत्पत्ति थी, वहाँ से मिट्टी के द्वारा कोई कण हमारी पृथ्वी तक आ गया, और वो अन्य ग्रह से कोई जो मिट्टी का कण आया वो कॉस्मिक धूल के साथ में वो कण आ गया, और फिर यहाँ पे आकर के जीवन की उत्पत्ति कर दिया। तो ये सिद्धांत बोलता है ब्रह्मांडवाद या कॉस्मोजोइक सिद्धांत। ठीक है। और एक और थ्योरी जो भी इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी, ये भी काफ़ी प्रचलित रही है। कि बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है कि कहीं पे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उस विस्फोट का इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि वो पूरे जो कण थे वो चारों तरफ फैल गए, और चारों तरफ फैल करके ब्रह्मांड का बहुत बड़ा विस्तार हो गया। अब ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, कुछ टाइम बाद में तापमान में कमी आई, तापमान में कमी आकर के वो जो जितने फैले हुए कण थे वो पास पास आकर के संघनित होने लगे। संघनित होकर के उससे ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों का निर्माण हुआ तो उन ग्रहों पे कुछ गैस, जैसे पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। अब पृथ्वी पर हाइड्रोजन और हीलियम टाइप की कुछ गैसें उत्पन्न हुई, हाइड्रोजन हीलियम इस टाइप की गैसें बनी। ये गैसें आपस में अभिक्रियाएं करी, अभिक्रिया कर करके उससे कुछ और गैसें बनी। फिर उसमें वहाँ पे जलवाष्प बनी। जलवाष्प बार बार आकर के, जैसे पहले टेम्परेचर 800-900 डिग्री टेम्परेचर था, तो जलवाष्प पृथ्वी पर गिरती, वापस से उफन के फिर जलवाष्प बन जाती, फिर गिरती, फिर जलवाष्प बन जाती। बार बार बारिश होती रही, जलवाष्प पृथ्वी पर गिरती रही, और वापस से जलवाष्प बन करके फिर वापस उड़ता रहा। पानी गिरता, बारिश होती, फिर वापस से ऊपर। इस तरीके से जलवाष्प बनी, कुछ गैसें बनी, जैसे मीथेन गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इस तरीके की गैस बनी। इन गैसों की आपस में अभिक्रिया के कारण
ओजोन की परत बनी, ओजोन की परत बनने के बाद में यहाँ पे जीवन के लिए जो रहने लायक परिस्थिति बनी, जो केवल अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है उनको प्रकीर्णित करती रही। तो इस तरीके के इन्होंने पूरा एक सिद्धांत बताया कि किस तरीके से पृथ्वी धीरे 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 पनप करके वो उसका निर्माण हुआ, एक पूरा वातावरण बना, अल्ट्रा वायलेट रेज को उन्होंने विकिरणित किया और वहाँ पर ओजोन परत बन करके फिर बार बार जैसे पानी की बारिश होती रही, जलवाष्प से बारिश होते 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 बाद में एक टाइम बाद जाकर के टेम्परेचर ठंडा हो गया, ठंडा होकर के फिर पृथ्वी पर पानी रुकने लग गया। अब रुकने लगा तो बारिश होती जा रही है, होती जा रही है, आखिर में जाकर के उन पानी से महासागरों का निर्माण हुआ और महासागरों में जाकर के फिर किसी तरीके से जीवन की उत्पत्ति हुई। ये बात करता है बिग बैंग थ्योरी और ये बोलते हैं जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे इस सिद्धांत के बारे में बोलते हैं। तो ये एक सिद्धांत है कुछ, जिसमें से आपको जो सबसे ज़्यादा याद रखना है वो है आपका ये जेबीएस होल्डेन। जेबीएस होल्डेन ने कहा और इनका प्रयोग की जो पुष्टि करी एक प्रयोग करके वो की स्टेनले एल मिलर और हेराल्ड सी उरे, मिलर और उरे के प्रयोग के द्वारा। ठीक है, ये इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति या फिर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, अब इस सिद्धांतों की अगर आपने उत्पत्ति का ध्यान रख लिया तो अब है इस क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि इस क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या जो पूछा जाता है, वो जो पूछा जाता है वो है आपके पास में समजात अंग। और अब हम बात करेंगे समजात अंगों के बारे में। तो हम बात करेंगे अब समजात अंगों की। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारी क्लास का अब तक का ये वाला जो पार्ट है, ये इस सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो आपने पिछली दोनों क्लासें लिए, उन दोनों क्लास में ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आपको इस पार्ट में अब अपने आप को वापस से जगा करके ध्यान केंद्रित करके अपने आप को वापस से स्टार्ट कर लेना है। चाहे तो आप इस क्लास को यहीं रोक करके एक बार जाके चाय पी करके वापस आ सकते हैं, लेकिन अब जो पोर्शन शुरू हो रहा है इसमें आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है, एकाग्रचित होकर के देखना है। ये समझ लीजिए क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, एग्जामिनर भी अब अपनी क्लास देख रहा होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। समजात अंग। समजात अंग क्या होते हैं कि वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में तो समान होते हैं जबकि कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे कुछ अंग होते हैं, अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग ऐसे अंग होते हैं जो उत्पत्ति तथा संरचना में तो समान है, जिनकी उत्पत्ति हुई है और जो संरचना हुई है वो आंतरिक रूप से अगर हम संरचना देखें तो वो तो होगी उनकी समान, लेकिन जब वो कार्य देखते हैं उनका, तो कार्य देखते हैं तो कुछ चीज़ें, जैसे किसी के पास पंख है तो वो उड़ने के काम में आ सकते हैं और किसी के पास हाथ है तो वो किसी चीज़ को पकड़ने के काम आ सकते हैं। किसी के पास में जैसे कुत्ते के आगे के जो पैर है या मेंढक के जो आगे के पैर है और इंसान के जो हाथ हैं, आप मान सकते हैं कि दोनों की संरचनाएं समान है। इंसान के हाथ या गाय के पैर, आप ही समझ लीजिए गाय के आगे वाले जो दोनों पैर हैं इन दोनों की संरचनाएं समान है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न है। इंसान के हाथ पकड़ने के, लिखने के जो भी काम आते हैं, इंसान के हाथ काम आते हैं, लेकिन गाय के वो हाथ नहीं होकर के पैर की तरह होते हैं, तो उनका कार्य भिन्न भिन्न हो सकता है। तो इस तरीके के अंग क्या कहलाते हैं? होमोलोगस या समजात अंग। समजात अंग क्या हो गए? जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान और कार्य में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब जो आपको ये याद रखना है वो इनकी डेफिनेशन याद नहीं रखनी, डेफिनेशन तो आपको समझ में आ चुकी है, लेकिन आपको याद रखना है इनके एग्जाम्पल। और वो एग्जाम्पल किस तरीके से याद रखने कि एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट आपके पास में उठ करके क्वेश्चन आएगा। आप समझ लीजिए, लिख के रख लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना कि ये जो पोर्शन है आपका अब तक का पूरी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है कि समजात अंग और समवर्ती अंग, इनके एग्जाम्पल से आपके पास में सीधे के सीधे क्वेश्चन उठ करके आएगा। क्वेश्चन कैसे कि उदाहरणों को आपको याद कर लेना है, चाहे समझो, चाहे रटो, चाहे चित्रों को दिमाग में बिठाओ, चाहे याद करो, लिख करके कैसे भी आप समझो, पर आपको ये याद करने नाम ऐसे कैसे 4-5 एग्जाम्पल है, एक में लिखा हुआ है, उसके बाद में आपके पास में आप नोट्स देखेंगे वहाँ पे आपके पास स्पेस दिया हुआ होगा, उसमें आपको खुद लिखना है। अगर आप खुद लिखोगे तो आपको याद होंगे। और वो एग्जाम्पल है कैसे कि मेंढक के अग्रपाद, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, वेल के फ्लिपर्स, वेल के जो फ्लिपर्स होते हैं वो जो तैरने के लिए होते हैं वो वेल के फ्लिपर्स, घोड़े के अग्रपाद तथा मानव के हाथ। मानव के ये जो हाथ होते हैं ये मानव के हाथ, मेंढक के अग्रपाद यानी कि आगे वाले जो दोनों पैर हैं, पक्षी के पंख, पक्षी के पंख आप ही मान सकते हैं कि अपने हाथ और पक्षी के पंख दोनों की संरचनाएं समान है, तो पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, वेल के फ्लिपर्स, वेल के फ्लिपर्स, वेल मछली के जो फ्लिपर्स होते हैं वो, और घोड़े के अग्रपाद और मानव के हाथ, ये सब क्या होंगे? समजात अंग। क्योंकि इनके कार्य तो भिन्न भिन्न है। अगर आप देखिए अपने दिमाग में, अगर आप इन सब चीज़ों को सोच रहे हैं तो आप ही सोच रहे हैं कि ये सब समान कैसे हो सकते हैं, समान कैसे हो सकते हैं, इनको मैं आगे बताऊंगा। पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब क्या है, ये है आपके पास में समजात अंग। ये उदाहरण याद रखना है। उदाहरण नंबर 1 हो गया ये कि मेंढक के अग्रपाद, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, वेल के फ्लिपर्स, घोड़े के अग्रपाद और मानव के हाथ,
ये सभी क्या हो गए, समजात अंग, इनकी संरचना समान होती है। अब आप देखिए ये रहा, ये हो गया आपके, जैसे ये चमगादड़ है, ये चमगादड़ का पंख, ठीक है, ये चमगादड़ का पंख है। ये आप देख लीजिए कोई सील, सीलोयन होता है। फिर उसके बाद में ये सिंह यानी कि शेर, शेर के अग्रपाद हो गए। या फिर ये देख लीजिए आप चिंपांजी, चिंपांजी के जो हाथ या अग्रपाद आप मान सकते हैं। ये मनुष्य, मनुष्य के आप हाथ, ये मनुष्य के हाथों की बात कर रहे हो, और जो जानवरों की बात कर रहे थे वो अग्रपाद, चार पैरों वाले जानवरों के अग्रपाद की बात कर रहे थे। और ये चमगादड़ था, चमगादड़ के पंख की बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा ये चीज़ कि ये ब्लू कलर से दिख रही है, ये फिर रेड कलर से दिख रही है, ये येलो, और आखिर में ये ग्रीन। तो सब में ये ब्लू कलर से, फिर ये आगे रेड कलर से, फिर ये येलो और फिर ग्रीन, ये जो दिख रही है ये कलर से, ये क्या है, इन सबकी संरचनाएं समान होती है। समान कैसे, अगर हम बायोलॉजी, बायो में अब इनके हड्डियों के नाम ले तो इनके नाम वही नाम है। इनमें से ये होगा ह्यूमरस, फिर रेडियस अल्ना, फिर कार्पस, मेटाकार्पस, इस तरीके से ये जो सारी हड्डियां हैं ये सब में, ये ह्यूमरस है, ठीक है। फिर ये जब इस लाल वाली की बात करें तो ये रेडियस और अल्ना, पीछे वाली और आगे वाली, रेडियस अल्ना, इनके हड्डियों के नाम होते हैं, ये हड्डियों के नाम है। फिर उसके बाद में ये हथेली वाली जो बात होती है ये कार्पस, मेटाकार्पस, यानी कि सबकी संरचनाएं सेम ही है। ये जो जिनकी भी संरचना आप देख रहे हैं, ये ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, ये सारी चीजें सबके अंदर यही है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग है। कैसे कि चमगादड़ में भी यहाँ आगे जो उंगलियां हैं, ये उंगलियां फेल करके क्या बना देती है, ये बना देती है पंख, जो उसके उड़ने के लिए काम आता है। फिर इसके तरीके से शेर है, शेर का आगे ये जो इस तरीके के आगे वाला पंजा होता है, ये किसी को पकड़ने दौड़ने के काम आता है। फिर इसके तरीके से मनुष्य, मनुष्य का हाथ आपको पता ही है, मनुष्य का हाथ बहुत कुछ काम आता है। तो ये तरीके से ये जो सारी चीजें हुई, ये सब क्या हुए आपके समजात अंग। या आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि ये सब क्या हुए आपके समजात अंग। इन सबके कार्य भले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनकी संरचना सेम है। और संरचना मैंने आपको चित्र से दिखाई है कि यही संरचना सबके अंदर वही हड्डियां होती हैं, ह्यूमरस, कार्पस, मेटाकार्पस, रेडियस अल्ना, वो सारी चीजें। इसी तरीके से जैसे मेंढक के अग्रपाद की हमने बात करी, पक्षी के पंख की बात करी, मानव के हाथ की बात करी, ये वाले सारे जो चीजें, ये अंग आपके समजात अंग होंगे। इसी में और एग्जाम्पल हम देखेंगे, और एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपको लिखना है, आपके नोट्स में लिख लीजिए। कॉपी में आप नोट्स बना रहे तो कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो आपके पास प्रिंटेड नोट्स है। बोगनवेलिया का कांटा और कुकुरबिटा का प्रतान, बोगनवेलिया का कांटा और कुकुरबिटा का प्रतान। ये बोगनवेलिया, बोगनवेलिया आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, बस आप उसका नाम नहीं जानते। ये वाला पौधा आपने कई जगह देखा होगा, किसी भी गार्डन में ये ऐसे ही एवं मिल जाता है, कहीं भी कहीं भी। इसके कभी गेट बने हुए होते हैं, कभी क्या बने हुए होते हैं, कभी किसी के घरों में बाल लटक रहा होता है। इसको आप बहुत दूर से देखने में बहुत बढ़िया सा पौधा लगता है, फूल वाला, लेकिन जब आप इसमें पास में जाते हैं तो आपको पता लगता है ये पुष्प भी एक पत्ती की तरह ही होता है इसमें, ठीक है। ये वाला आपने देखा होगा, ये बोगनवेलिया होगा। इस बोगनवेलिया का जब आप देखेंगे तो इसका कांटा और कुकुरबिटा एक दूसरा पौधा है, उसका प्रतान, इन दोनों की अंदर संरचनाएं सेम होती है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया आपके समजात अंग, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको अपने नोट्स में लिख लेना है कि समजात अंग का क्या हो गया, बोगनवेलिया का कांटा और कुकुरबिटा का प्रतान। कुछ और एग्जाम्पल है कि जैसे कि हमारे दांत और हाथी के दांत आपको देखने में ऐसे बहुत अलग अलग लगते होंगे कि हाथी के दांत तो ऐसे, वो जो कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, वो जो दिखाने वाले दांत होते हैं वो वाली सारी बातें देखने में बहुत अलग लगते हैं, लेकिन होते उनकी संरचना, हाथी के दांत और हमारे दांतों की संरचना समान होती है। इसी तरीके से आलू और अदरक, आलू क्या है, सब्जी है, अदरक बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन इन दोनों की संरचनाएं सेम होती है। ऐसे आलू एवं घास के ऊपर भुस्तारी, इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको लिख लेने और एग्जाम्पल सीधे के सीधे याद कर लेने। और ये सब क्या कहलाएंगे आपके समजात अंग। तो समजात अंगों के आपको ये एग्जाम्पल याद रख लें, यहीं पे आपको अपने आप को जगा के रखना है कि ये एग्जाम्पल आपको पढ़ने। क्लास लंबी हो रही है मैं मानता हूँ, लेकिन आपको अब इंटरेस्ट आने लगा होगा कि देख लीजिए आप ये कितने खतरनाक आपको समजात अंग दिख रहे होंगे। चमगादड़ के पंख, आपको पता लग रहा है आपका हाथ भी चमगादड़ के पंखों की तरह है, आप उड़ने की कोशिश मत करना बस, ठीक है। आगे चलेंगे, समवर्ती अंग, ठीक है। तो समवर्ती अंगों की जब हम बात करेंगे तो समवर्ती अंग वे अंग होते हैं जो कार्यों में समान हो, देखने में समान हो, लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न होती है। अब जब हम बात करेंगे जो कार्यों में तो समान है, जैसे किसी के पास पंख है वो भी उड़ने का काम कर रहा है, किसी दूसरे के पास पंख है वो भी उड़ने का काम कर रहा है, लेकिन उन दोनों में संरचनाओं की भिन्नता हो। ये वाले जो अंग होते हैं ये होते हैं आपके समवर्ती अंग या समरूप अंग, जो आपको देखने में समान लग रहे हैं, बाहर से देखने में समान लग रहे हैं, कार्य उनका समान लग रहा है, लेकिन उनसे अंदर की उनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है, कि उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न हो, लेकिन बाहर से देखने में और कार्य में वो समान हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है पक्षी, कीट या तितली या चमगादड़, इनके पंख। पक्षी के पंख देख लो,
चाहे कीट तितली के पंख देख लो, चाहे चमगादड़ के पंख देख लो। अब पक्षी के पंख और कीट और तितली, इनके पंख तो एक अलग हिस्सा होता है, लेकिन चमगादड़ के पंख आपने अभी देखा, चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं, मनुष्य के अग्रहाथ की तरह। ये हाथ परिवर्तित होकर के पंख के रूप में परिवर्तित हो गए। तो ये वाली चीज़ तो एक अलग हिस्सा होता है, तो ये उससे कैसे मैच करेगा, पक्षियों के पंख से बिल्कुल मैच नहीं करेगा। अब आप ये देख लीजिए पक्षियों का पंख, ये रे, ये पक्षियों के पंख है, इनकी संरचना इस तरीके से होती है। और ये चमगादड़ के पंख है, ये देख लीजिए चमगादड़ के पंखों की संरचना इस तरीके से होती है। ये फिर अंदर ये संरचना, ये जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा, और ये कार्पस, मेटाकार्पस, रेडियस अल्ना, ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से पक्षियों में तो केवल ये और ये। तो ये दोनों की संरचनाएं इसमें आंतरिक रूप से जब देखा जाए तो संरचनाएं इनकी अलग अलग होती है। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि पक्षी के पास भी पंख है, चमगादड़ के पास भी पंख है, लेकिन दोनों समवर्ती अंग है। दोनों क्या है, समवर्ती अंग। दोनों का कार्य भले समान है, दोनों का कार्य उड़ना है, लेकिन उनकी संरचना भिन्न भिन्न है। इसी तरीके से आप बात कर सकते हैं कीट पतंगा या तितली के पंख। तितली के पंख भी एक अलग चीज होती है, वो भी इनके समान नहीं होते। फिर दूसरे हम बात करेंगे पेंगुइन और डॉल्फिन। पेंगुइन और डॉल्फिन मछली के फ्लिपर्स। पेंगुइन और डॉल्फिन मछली के जो फ्लिपर्स होते हैं, ये भी आपस में क्या होते हैं, समवर्ती अंग होते हैं। ये पेंगुइन तो ये रहा, पेंगुइन जो चलता है, और डॉल्फिन जो तैरती है, ये दोनों, इन दोनों के जो फ्लिपर्स होते हैं, ये रहा, ये इसका फ्लिपर्स और ये इसके फ्लिपर्स। इन दोनों के जो फ्लिपर्स हैं, ये भी क्या होते हैं, ये भी दिखने में सेम सेम होते हैं, दिखने में इन दोनों के सेम सेम से लगते हैं, लेकिन इनकी क्या होती है, संरचना भिन्न भिन्न होती है। ये कार्य में भी सेम हो सकते हैं, लेकिन इनकी संरचना भिन्न होती है। तो आपको ये याद रखना है कि पेंगुइन और डॉल्फिन मछली के फ्लिपर्स। फिर आप देखेंगे ऑक्टोपस और स्तनधारियों की आंखें। ऑक्टोपस और स्तनधारियों की आंखें ये भी देखने में समान हो सकती है, लेकिन इनकी भी संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है। ये इंसान की आंख और ये ऑक्टोपस की आंख। इसी तरीके से एक और चीज होती है शकरकंद और आलू। शकरकंदी की आप जानते हैं, शकरकंदी की सब्जी भी बनती है, शकरकंदी सेक के वैसे भी खाते हैं, वही शकरकंदी। ये शकरकंद और आलू, शायद इसको स्वीट पोटैटो ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो शकरकंद और आलू ये दोनों भी क्या होते हैं, ये दोनों भी समवर्ती अंग होते हैं। कैसे कि समवर्ती कैसे होंगे कि शकरकंदी तो क्या होगी, ये होती है जड़। जब मतलब इनकी संरचना अगर देखा जाए तो संरचना कैसे, ये तो जड़ होती है, जमीन के नीचे उगती है, जबकि आलू क्या होता है, आलू होता है तना, ये तने के रूप में उगता है। तो आलू और शकरकंद ये दोनों भी क्या हुआ, समवर्ती अंग। तो समवर्ती अंगों के आपको एग्जाम्पल जब ध्यान रखने, तो समवर्ती या समरूप, समवृत्ति और समरूप अंगों का अगर आपको ध्यान रखना है, तो पक्षी, कीट या फिर जैसे तितली या चमगादड़, इनके पंख। दूसरा आपको ध्यान रखना है, तो चमगादड़ या पक्षी के अंग, ये वाला तो आपने देख लिया। फिर आपको ये लिख लेने हैं, आपके नोट्स में ये चीज़ें लिख लीजिए, पेंगुइन और डॉल्फिन मछली के फ्लिपर्स। फिर आपको लिखना है शकरकंद और आलू। शकरकंद और आलू किस लिए, शकरकंद होता है जड़ और आलू होती है तना। इसी तरीके से ऑक्टोपस व स्तनधारियों की आंखें, ऑक्टोपस व स्तनधारियों की आंखें ये भी होते हैं आपके। ये इस तरीके से जो चीजें, ये जो आप अंग देख रहे हैं, ये हो गए आपके समवृत्ति अंग। और ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल्स ही सीधे के सीधे पूछे जाते हैं। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता लगेगा इन पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आगे अब एक और बात करेंगे, अवशेषी अंग। ये दो आपने कर लिए, ये दो ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का सार इसी में ही है। अब अवशेषी अंगों की हम बात करेंगे। अवशेषी अंग ऐसे अंग होते हैं जो प्राचीन काल में शरीर का काम आते थे, परंतु आज के समय काम नहीं आते। जो पहले शरीर में कुछ ना कुछ तो काम आते थे, जिनका कुछ ना कुछ उपयोग था, लेकिन समय काल परिस्थितियां, देश काल परिस्थितियां सब बदलती गई। बदलने के कारण समय के साथ साथ उनमें चेंजेस आते रहे। अब मनुष्य उन चीज़ों का काम उपयोग नहीं कर रहा, मनुष्य या कोई भी जानवर है वो उन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पा रहे। वो अंग एक बिना फालतू में, यानी कि यूजलेस हो चुके, वो यूजलेस है, लेकिन हमारे पास में अब भी हैं, उनके अवशेष बाकी है। तो वो अवशेष बाकी है, उनको बोलते हैं अवशेषी अंग। अवशेष बाकी वैसे अंग कौन कौन से, जैसे कि अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग बोल सकते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता। आपने कई बार सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन। अपेंडिक्स का ऑपरेशन क्या होता है, उसको अपेंडिक्स को हटाने के लिए होता है। एक ऑपरेशन होता है जिसके अंदर पेट में कई बार वो दर्द करने लग जाती है अपेंडिक्स, उसको हटाने के लिए एक ऑपरेशन होता है, वो अपेंडिक्स को हटाने के लिए। अभी इसका कोई यूज नहीं है, इसीलिए तो इसको हटाते हैं। ऐसे अक्कल दाढ़, अब अक्कल दाढ़ हमारा काम अब भी चल ही रहा है। जिस तरीके से अक्कल दाढ़ सब जानते होंगे, जो अक्कल आने पे जो दाढ़ आती है वो अक्कल दाढ़, आपको पता है लास्ट की जो 4 प्रज्ञादंत आप देखते हैं, जब बाद में प्रज्ञादंत यानी कि सबसे आखिर वाली जो 4 दाढ़ होती है वो आती है आपके बाद में, कभी ना कभी वो निकलती रहती है धीरे धीरे जीवन भर, वो कभी भी निकलती रहती है, किसी की 20 साल की उम्र में, किसी की 50 साल की उम्र में। तो वो जो अक्कल दाढ़ होती है वो किसी की 50 साल की उम्र में निकल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इतने सालों से भी तो खा ही रहा था, उसका बिना अक्कल दाढ़ के भी उसका काम चल रहा था, तो काम चल रहा था, इसलिए अक्कल दाढ़ का कोई यूज नहीं है।
तो ये केवल उसका अवशेष रह गया, छोटा सा हिस्सा रह गया, और वो अवशेषी अंग रह गए, उनका अब आज के समय में वो यूजलेस हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे पूंछ की हड्डी, जैसे मानव का आप विकास देखें तो मानव के विकास में पहले उसमें पूंछ पाई जाती थी, लेकिन अब वो पूंछ धीरे 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 उसका काम होना बंद हो गया, तो इसलिए पूंछ वो विलुप्त होती गई। अब उसका कोई अवशेष रह गया, वो हो गई पूंछ की हड्डी है, पुच्छ कशेरु का। फिर एक और जैसे आंख की निमेशक पटल, आंख के अंदर जो निमेशक पटल है, ये सारे कहलाते हैं आपके अवशेषी अंग। तो ये अवशेषी अंग है जिनका कोई यूज नहीं है, अब यूजलेस हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, और उनका थोड़ा सा हिस्सा अभी भी बाकी रहा है। ये अवशेषी अंग हो गए। इससे पहले जो हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा संवृत्ति अंग, और ये हमने इससे पहले देखा, ये हमने पढ़ा समजात अंग। तो ये समजात और संवृत्ति अंग है, इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि क्या तो संवृत्ति अंग होते हैं और क्या आपके पास समजात अंग होंगे। तो इसका हमने जो आज क्लास देखी, ये क्लास भले ही आपको 1.5-2 घंटे की दिख रही होगी, लेकिन इस क्लास को समझने का ही आपके पास में पूरा मटेरियल था। अगर आप इस क्लास को आप पढ़ना चाहें तो आप देखिए 5 से 10 मिनट के अंदर इसका पूरा रिवीजन हो जाएगा, और आप खुद भी इसको पढ़ेंगे तो 15 से 20 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बात थी आपके समझने के ऊपर। और इसी तरीके से समझ वाली क्लास आपको यहाँ मिलती रहेगी। आप देख लीजिए कि हम इसका 2 मिनट में रिवीजन करते हैं कि कैसे हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रभाविता का नियम, कि जो प्रभावी लक्षण होता है वही अगली पीढ़ी में संचारित होता है। फिर पृथक्करण का नियम, कि दोनों इसमें एलील साथ में रहते हुए भी, दोनों लक्षण साथ में रहते हुए एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालते, और लास्ट में पृथक पृथक होकर के अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं। ये होता है पृथक्करण का नियम। और ये प्रत्येक लक्षण के लिए एक ही युग्म विकल्प भी पाया जाता है, इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। ये दोनों नियम थे एक संकर संकरण के लिए। फिर हमने बात की स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, ये द्विसंकर संकरण या द्वि से ज्यादा संकरण नियम की बात कही। और इसमें क्या होता है, इसमें वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, यानी कि एक लक्षण का दूसरे लक्षण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। इसके बाद में हमने मेंडल के नियमों के महत्व के बारे में बात की, कि आनुवंशिक सुधार की एक शाखा होती है यूजेनिक्स, जो इस पर आधारित है। फिर जीन की संकल्पना मेंडल के नियमों पर आधारित है। फिर आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति मेंडल के नियमों पर आधारित है, और आनुवंशिक रोग और उपचारों की जानकारी ये भी किस पे आधारित है, मेंडल के नियमों पे। इतनी हमने बात की। फिर हमने बात की मनुष्यों में लिंग निर्धारण। मनुष्यों में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 जोड़ी के रूप में होते हैं, जो 44 + XX स्त्री के लिए होता है और 44 + XY पुरुष के लिए होता है। इसमें जो बच्चा या शिशु में लिंग निर्धारण के लिए पुरुष हमेशा जिम्मेदार होता है, या पिता हमेशा जिम्मेदार होता है। किस तरीके से होते हैं, X और Y आपने अच्छे से देख लिए। उसके बाद में हमने आगे बात की, जो हमने आज बात की वो बात की जैव विकास की। और जैव विकास आपको इससे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ पा रहा होगा कि जैव विकास आपको किस तरीके से पढ़ना है। इसके लिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल था वो जैव विकास का इस तरीके से, किस तरीके से बिल्ली की ही अलग अलग प्रजाति, एक जो बिल्ली थी उसी प्रजाति से अलग अलग आपके पास में संतति प्राप्त होती गई। अगर उनके पौराणिक हम संत उसमें जाएं तो आपके पास में पता लगेगा कि इससे कभी टाइगर भी बन गया, इससे लेपर्ड भी बन गया, इससे चीता भी बन गया, इससे जगुआर भी बन गया, इससे लोयन भी बन गया। सब चीज़ें एक ही उससे बनती गई। और जब ये अलग अलग उनकी विशेषताओं के कारण बनी, पारिस्थितिकी परिवर्तन के कारण, जैसे जैसे इनको जरूरत होती गई, वातावरण में जिस जिस तरीके का चेंज हुआ, तेज दौड़ना था तो उसके अंदर वो वाली विशेषता आ गई, ज़्यादा शक्ति चाहिए थी तो वो वाली विशेषता आ गई, उसको ज़्यादा तेज दिमाग, तेज भागना, अलग अलग विशेषता के कारण, ताकत, गुर्राना, ये सारी चीज़ें उनके अलग अलग विशेषताओं के कारण उनकी प्रजातियों में विभिन्नता आती गई। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की उपार्जित और वंशागति लक्षण। उपार्जित कौन से, जो आप अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, जैसे कि क्रिकेटर बहुत अच्छी क्रिकेट स्किल, फुटबॉलर बहुत अच्छी, ये पहलवान, या और आनुवंशिक लक्षण कौन से होते हैं, जैसे कि आंखों का और बालों का कलर, जो कि आपकी आने वाली संतति में भी पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता रहता है। फिर हमने बात की लेमार्क के सिद्धांत। लेमार्क क्या बोलता है, जिस तरीके से जिराफ की गर्दन लंबी होती गई, आगे पहले नीचे घास का विलुप्त होती गई, बाद में जाकर के आगे, उसका सिद्धांत बोलता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसके अलावा इन्होंने कुछ और बात कही कि अंगों के उपयोग और अनुपयोग, कि जो अंग उपयोग आएंगे वो ज़्यादा काम में आएंगे, वो आगे रहते रहेंगे, और जो काम नहीं आएंगे वो विलुप्त होते जाएंगे। इसका एग्जाम्पल दिया था सांपों के पैर। सांप के पहले पैर हुआ करते थे लेकिन अब नहीं होते, और वातावरण का इन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, और आवश्यकताओं का प्रभाव, जिस चीज़ की आपको आवश्यकता होगी वही चीज़ आगे संचरित होती रहेगी। ये इसका अनुकूलन का सिद्धांत था। इसके बाद में हमने बात की लेमार्कवाद के बाद में, ये लेमार्क के जो जिराफ की गर्दन आपने देखी, फिर इसकी कई आलोचनाएं हुई। अंधे माता पिता की संतान, पहलवान का पुत्र, भारत में बालिकाओं के आँख कान छेदे जाते हैं। फिर उसके बाद में चीन के पैर, लड़कियों के पैर, फिर बीजमैन ने जो पूंछ काटी, वो वाला सिद्धांत। फिर उसके बाद में जो नया सिद्धांत आया वो आया डार्विन का। डार्विन ने कई यात्राएं की और एक प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार इनकी जो विशेषता बात थी वो ये थी कि संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती, योग्यतम की उत्तरजीविता, जो श्रेष्ठ है वही जीवित रहेगा। इसको बोलते सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इंग्लिश में इसको बोलते सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिर प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत,
और विभिन्न वातावरण के प्रति अनुकूलन और नई जातियों की उत्पत्ति। फिर उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन ह्यूगो डिब्रीज के सिद्धांत था। ह्यूगो डिब्रीज ने बोला कि अकस्मात जो परिवर्तन होते हैं वो उत्परिवर्तन होते हैं। फिर लाल बरंगी वाला एग्जाम्पल था जो आपको इससे ध्यान रखना है बस। फिर आपको एक ये गोभी वाला एग्जाम्पल था, ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से गोभी का विकास हुआ। फिर आपको देखना है कि मानव का विकास कैसे हुआ। मानव का विकास अफ्रीका से हुआ और अफ्रीका में इसको बोला जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस। फिर आपने देखा जीवाश्म। जीवाश्म किस तरीके से होते हैं कि जितना नीचे जाते जाएंगे उतना आपको मिलते जाएगा। ये तो हो गई आपकी सापेक्ष पद्धति। और दूसरी पद्धति होती है इसमें कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग प्रणाली, जिसमें आप कार्बन के अपर रूप का उपयोग करते हैं और उससे आपकी इसकी एज का पता लगाया जा सकता है कि कितना पुराना है। फिर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत जब आपने देखे, तो जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत में आपने सबसे मेन इंपॉर्टेंट सिद्धांत आपका जेबीएस होल्डेन का सिद्धांत, जो ये बोलते हैं कि सरल अकार्बनिक अणुओं से जीवन की उत्पत्ति हुई है। और इसी सिद्धांत को जो ये रसायनों का प्रयोग करके, रसायनों से संयोग करके जो सिद्धांत ये था, इसको दो वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके इसको सिद्ध किया। स्टैनले एल मिलर, यानी कि मिलर और उरे का सिद्धांत उसको बोलते हैं। मिलर और उरे ने भी इसी से संबंधित बात कही। कुछ अन्य सिद्धांत है, स्वतः जनन, अजीवात जीवोत्पत्ति। फिर जीवन, अजीवात जीवोत्पत्ति, अजीवों से जीवन की उत्पत्ति हुई है। जीवात जीवोत्पत्ति यानी कि पहले कोई जीव था उसी से जीवन की उत्पत्ति हुई है। विशिष्ट सृष्टिवाद, ये क्या बोलता है कि देवीय शक्ति के द्वारा जीवन की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मांडवाद, ये क्या बोलता है कि कॉस्मिक धूल, यानी कि दूसरे ग्रह से कोई धूल का कण उड़ के आ गया, वहां से जीवन की उत्पत्ति हुई है। और बिग बैंग थ्योरी, ये क्या बोलता है कि कहीं बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के द्वारा वहां पे चारों तरफ उस जीवन की उत्पत्ति हुई है। और सबसे मेन जो हमने पार्ट पढ़ा वो था हमारे पास में समजात अंग। समजात अंग वो जो कार्य में भिन्न हो सकते हैं लेकिन संरचना में समान होते हैं। संरचना में समान कैसे? अब संरचनाएं आपको इतने ज़्यादा डीप नहीं जाना कि इनकी संरचनाएं कैसे पता करेंगे, बस आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल से याद कर लेना। ये एग्जाम्पल काफ़ी है, एग्जाम्पल इन्हीं में से पूछे जाएंगे कि मेंढक के अग्रपाद, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, वेल के फ्लिपर्स, घोड़े के अग्रपाद या मानव के हाथ, ये सब क्या होते हैं? ये सेम होते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका। ये आप देख लीजिए, ये फोटो रही, यहाँ पे एक और फोटो रही। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते ताकि आपको बाद में ध्यान रख सको। फिर उसके बाद में आगे देखेंगे बोगनवेलिया का कांटा और कुकुरबिटा का प्रतान, ये भी आपके कहते हैं समजात अंग। फिर आपने और समजात अंग देखे कि हमारे दांत और हाथी के दांत। फिर कुछ देखा आलू और अदरक। फिर देखा आलू एवं घास का ऊपर भूजतारी। फिर दूसरा देखा था समवृत्ति या समरूप अंग, वे अंग जो कार्य में तो समान हो, देखने में भी समान हो, लेकिन उनकी संरचना भिन्न भिन्न हो सकती है। कि जैसे पक्षी का पंख, कीट का पंख, तितली का पंख, चमगादड़ के पंख, ये क्या होते हैं? जैसे चमगादड़ के पंख और तितली का पंख ये पूछ ली जाए तो भी अलग अलग होते हैं। तितली का पंख, पक्षी का पंख पूछ ली जाए, ये भी अलग अलग होते हैं। तो ये अलग अलग कैसे होते हैं? संरचना में इनके अलग अलग, आंतरिक रूप से जब इनको देखा जाए तो इनकी संरचना अलग होती है। ये इसलिए क्या कहलाते हैं? समवृत्ति अंग। ये रहा पक्षी और चमगादड़ के पंख देख लिया आपने। दूसरा एग्जाम्पल था पेंगुइन और डॉल्फिन मछली के फ्लिपर्स। पेंगुइन और डॉल्फिन मछली के फ्लिपर्स, ये भी आपके समरूप अंग हो गए। और नहीं, समवृत्ति, हाँ समवृत्ति और समरूप अंग हो गए। फिर आपने देखा शकरकंद और आलू। शकरकंद और आलू कैसे? शकरकंद एक जड़ होती है जबकि आलू क्या होता है? तना। ये भी एक समवृत्ति हो गए। ऑक्टोपस की आंख और स्तनधारियों की आंखें, ये भी आपके हो गए समवृत्ति अंग। तो ये सारी चीजें क्या होती है? इनकी संरचनाएं आपस में आंतरिक रूप से इनकी संरचनाएं अलग होती है लेकिन देखने में आपके समान दिखते हैं। आप ये सोचते हैं चमगादड़ के पास भी पंख है, पक्षी के पास भी पंख है, दोनों उड़ने के लिए काम में ले रहे हैं, लेकिन उड़ने के साथ साथ उनकी जब आंतरिक रूप से संरचना देखी जाए तो चमगादड़ का पंख तो इंसानों के हाथ से मिलता हुआ दिखेगा। जैसे कि इंसानों का हाथ दिखेगा वैसे ही आपको चमगादड़ के पंखों के अंदर वही रेडियस, अल्ना कार्पस, मेटाकार्पस, वही वाली उसके अंदर हड्डियां दिखाई देगी, जबकि पक्षी के पंख अलग से होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अवशेषी अंग जिनका अब कोई उपयोग नहीं है, जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन आपको पता है, अपेंडिक्स, अक्कलदाढ़, प्रज्ञादंत, फिर पूंछ की हड्डी, आंख की निमेशक पटल, ये क्या होते हैं? आपके अवशेषी अंग। और अब हम बात करेंगे इनके क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलते हैं इनके क्वेश्चंस, बस 5 मिनट के अंदर इनके क्वेश्चंस होंगे और ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से अनुरूप अंग, अब हमें बात करना है अनुरूप अंग जो हमने अभी देखा था, यही ये पेंगुइन और मछली के फ्लिपर्स और ये जो समवृत्ति अंग देखे थे ना, समवृत्ति, समरूप या अनुरूप अंग, इनकी ये बात कर रहे हैं कि अनुरूप अंगों के युग्मों का चयन करें। अब ये क्वेश्चन आया आपके पास में 2 अक्टूबर 2022, 20 अक्टूबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि अनुरूप अंगों का चयन कीजिए। अनुरूप अंग कौन कौन से हो सकते हैं? तो आपने देखा चमगादड़ और कबूतर के पंख, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इंसान के दांत और हाथी के दांत, आलू एवं शकरकंदी। ये जब आप एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल भी इसमें से पूछे जा रहे हैं। तो इंसान के दांत और हाथी के दांत, ये तो क्या होते हैं? समजात अंग। इंसान के दांत और हाथी के दांत ये होते हैं समजात अंग, तो ये तो इसमें नहीं होगा। लेकिन चमगादड़ और कबूतर के पंख, चमगादड़ और कबूतर के पंख, मैंने कहा था पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख, ये हो गए। फिर आलू और शकरकंदी, ये तो आपने साफ साफ देखा है, तो ये दोनों इसमें
अनुरूप अंग होंगे, यानी कि ऑप्शन होगा ए एंड सी। अगर आपने ये क्लास पहले देखी होती तो आपके लिए ये वाला एग्जाम्पल बहुत आसान होता है इसको क्वेश्चन को करना। और इसी तरीके की क्लास पाने के लिए आप जुड़े रहिए इसी चैनल से, आपको एक से एक बेस्ट क्लास आपको यहाँ इसी तरीके से मिलती रहेगी। चलेंगे नेक्स्ट कि जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी और मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता का उदाहरण क्या है? कि छिपकली में भी वही अग्रपाद है, पक्षी में भी वही अग्रपाद है और मनुष्य के में भी अग्रपाद की अस्थियां हैं। ये सब जो इनमें जो समानता है वो समानता किस कारण से, वो समानता किस कारण से आप खुद देख लीजिए। समवृत्ता, अस्थि विज्ञान, समजातता, ये कालक्रम। समजातता का आपने जो डेफिनेशन देखी वो डेफिनेशन ये होती है कि वो आंतरिक रूप से हड्डियां समान हो, भले उनके कार्य अलग अलग हो सकते हैं। तो कार्य अलग अलग हो सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे समजात अंगों की विशेषता होती है। और ये भी आपके पास में पूछे गए स्कूल लेक्चर 11 अक्टूबर 2022। फिर आप देखेंगे समर्थ का जीवन, जो सामर्थ्यवान होगा, जो बेस्ट होगा, वही आगे जीवित रहेगा। और ये उत्तरजीविता वाला जो सिद्धांत होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही जो सिद्धांत था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये इसका प्रतिपादन किसने किया? समर्थ का जीवन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप जाकर के पीछे जाके भी देख सकते हैं, ये रहा आपके पास में। यहाँ 5 बातें इन्होंने बोली थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत, ये रहा 5 बातें इन्होंने बोली थी। इसमें सबसे मेन बात थी इसमें योग्यतम की उत्तरजीविता, तो और प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और ये डार्विन का सिद्धांत आपको पता है। 3 ही तो सिद्धांत आपने देखे, लेमार्क, डार्विन और उत्परिवर्तन का क्या है, ह्यूगो डिब्रीस। ठीक है, अब तो आपको वैसे ही याद ही होने लग गया होगा। तो समर्थ का सिद्धांत डार्विन का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन का सिद्धांत। ठीक है, आगे देखेंगे विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, हमारी समानता किससे अधिक है? चीन का विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, या जीवाणु। इसके एग्जाम्पल से आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा, मैंने 2-3 बार तो क्लास के बीच में बोल दिया। और हमारी जो थंबनेल है, थंबनेल में भी आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि मनुष्य का विकास किससे हुआ है? मनुष्य का विकास चिंपैंजी से। ठीक है, आगे चलेंगे कि मेंडल ने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे उनका संकरण कराया बोने पौधों से जिनमें सफेद पुष्प थे। अब ये आपका एक बनाया हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको करना पड़ेगा किस तरीके से। थ्योरी से आपका एक पूरा थ्योरी का यूज किया गया है इसमें कि एक मटर का, लंबे मटर के पौधे थे जिसके बैंगनी पुष्प थे। ठीक है, 2 चीज देखना, एक तो लंबे और बैंगनी, दूसरे क्या थे? सफेद पुष्प और बोने पौधे, यानी कि बोने पौधे और सफेद पुष्प, इससे इसका संकरण कराया गया। बोने पौधे, सफेद पुष्प, इनसे इसका क्रॉस या निषेचन या संकरण करवाया गया। इसकी संतति के सभी पुष्प में, अब जब ये इसका क्रॉस करवाया गया तब आपके पास में जो प्राप्त हुआ वो ये बोल रहे हैं कि जो प्राप्त हुआ F1 पीढ़ी में, उसमें से लगभग सभी आधे बोने थे, आधे तो इसमें थे बोने। और उसमें क्या है, सभी पौधे पुष्प के रंग क्या था? सभी का रंग था बैंगनी, सभी का रंग तो बैंगनी प्लस आधे बोने। बोने कितने? आधे। ये आपके पास में प्राप्त हुए। तो इससे क्या कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना क्या थी निम्न में से? ठीक है, यहां जब आपसे संकरण करवाया गया तो इसमें आपसे पूछा गया कि लंबे जो बैंगनी पौधे थे उनकी संरचना क्या थी। आपसे ये चीज पूछी गई है कि इनकी संरचना क्या थी। इसका मतलब ये है कि ये तो आपके पास में जो दिया गया है वही थे। तो दिया क्या गया है कि दिया गया है आपके पास में बोने और सफेद। लंबे को मान लीजिए आप टी से मानते, अगर लंबे को आप टी से मानते और बैंगनी को आप किससे मानते हैं? ये देख लीजिए आप, ये टी और डब्ल्यू, यानी कि बैंगनी को आप डब्ल्यू से मान लीजिए। कलर दूसरा ले लीजिए। लंबे को आप मान लीजिए टी से और बैंगनी को मान लीजिए आप डब्ल्यू से। अगर आप इन चीजों से माने तो आपके पास में बोने किससे मानेंगे? बोने स्मॉल टी से। और सफेद किससे मानेंगे? सफेद मानेंगे स्मॉल डब्ल्यू से, क्योंकि ये अप्रभावी लक्षण हो गया। तो इधर तो पक्का हो गया कि स्मॉल टी और स्मॉल डब्ल्यू है, दोनों स्मॉल टी और दोनों डब्ल्यू है, क्योंकि इसका संकरण करवाया गया। तो ये तो आपके पास में दिया हुआ है, लेकिन पूछा है कि इनकी जगह क्या था, यहाँ पे क्या था जो आपके पास में ये प्राप्त हुए? बैंगनी और आधे बोने, आधे बोने और आधे लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो इसके लिए आपके पास में यहाँ क्या होना चाहिए, ये जब आपके पास में पता करेंगे, अगर आप यहाँ पे दोनों टी और दोनों डब्ल्यू मान लेंगे, दोनों टी दोनों डब्ल्यू मान लेंगे, जब इनका संकरण करवाएंगे, आपने द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण का जो एग्जाम्पल पढ़ा था, उस एग्जाम्पल में जब आपने संकरण करवाया तो आपके पास में इस तरीके से प्राप्त हुआ था। आपने
ग्रीन हरे पौधे और गोल पौधे, हरे और गोल बीज, उसकी जब बात की थी तो ग्रीन और आर, इसकी जब बात की थी तो आपके पास में जो प्राप्त हुआ था वो इस तरीके से प्राप्त हुआ था। प्रथम पीढ़ी में जी जी और आर आर, ये आपके पास में प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुआ था। इसी तरीके से अगर इनकी भी करवाया जाए तो इनसे भी प्रथम पीढ़ी में क्या प्राप्त होगा, प्रथम पीढ़ी में आपके पास प्राप्त होगा टी 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 डब्ल्यू डब्ल्यू, इस तरीके से प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ प्राप्त क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, ये बोल रहे हैं कि पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, सभी पुष्प तो बैंगनी रंग के थे, यानी कि सभी जो प्राप्त हुए ये तो बैंगनी रंग के, सभी बैंगनी का मतलब हो गया डब्ल्यू। और आधे पौधे बोने थे, आधे पौधे बोने का मतलब ये है कि आधे तो लंबे थे और आधे बोने थे। इस तरीके से आपके पास प्राप्त होना चाहिए, आधे लंबे और आधे बोने। जब ये चार तरीके की यहाँ पे प्राप्त होगी तो आधे तो इसमें लंबे हों और आधे इसमें बोने हों, ये वाले आपके पास में प्राप्त होने चाहिए। तो अगर ये वाले होते तब तो ये प्राप्त होगा, सभी लंबे और सभी लंबे और सभी बैंगनी, लेकिन आपको ये प्राप्त नहीं चाहिए। इसलिए इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पे अनुमान लगाओ कि यहाँ पे ऑप्शन में से क्या रखें जब आपके पास में आंसर ये आ जाए। तो देख लीजिए पहला वाला तो आपने रख करके देख लिया, टी टी और डब्ल्यू डब्ल्यू, ये पहला वाला ऑप्शन है, ये तो आप रखोगे तो आपके पास में सभी लंबे और सभी बोने प्राप्त होंगे, सभी लंबे और सभी बैंगनी प्राप्त होंगे। तो ये तो इसका आंसर नहीं है। इससे जो प्राप्त होगा, इससे इसका जब आप संकरण करवाएंगे तो आपके पास में प्राप्त होगा टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू, चारों इसी तरीके का प्राप्त होंगे, एक ये, दूसरा भी ये, तीसरा भी ये, चौथा भी ये, तो चारों इस तरीके के प्राप्त होंगे। नहीं, चारों लंबे और चारों बैंगनी, ये वाला तो आप करते हुए आ रहे हैं, इस वाले का तो कर लिए। अब आप मान लीजिए इससे आप करवाएं, इससे संकरण करवाएं तो टी टी और डब्ल्यू डब्ल्यू, इससे अगर आप संकरण करवाएंगे तो टेबल जब आप बनाएंगे, टेबल बना करके भी इसका एक वो कर सकते हैं। तो इस टी से जब करवाएंगे तो आपके पास में प्राप्त होगा एक बार तो दोनों टी और एक बार स्मॉल टी। उसी तरीके से जब डब्लू और डब्लू का करवाएंगे तब आपके पास में डब्लू और डब्लू प्राप्त होगा। इसी तरीके से अगर आप इसमें संकरण को देखेंगे तो संकरण में आप देखेंगे तो आपके पास में ये होगा कि जब इधर दोनों कैपिटल टी है और आप इसका संकरण करवाना चाह रहे हैं दोनों स्मॉल टी से, संकरण करवाएंगे तो आपके पास में एक कैपिटल और एक स्मॉल आएगा। यानी कि आपके पास में इसमें क्या होगा कि एक भी कैपिटल होता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, लंबाई ही बोलते हैं, लंबाई ही बोलते हैं, चाहे अशुद्ध लंबाई है लेकिन बोलेंगे लंबाई। तो इस तरीके के प्रश्न में यहाँ दोनों टी है और यहाँ पे दोनों स्मॉल टी है, यहाँ पे दोनों टी कैपिटल है तो संकरण करने पे एक बड़ा और एक छोटा आएगा। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या होंगे आपके पास में सभी पौधे लंबे, ये मान लीजिए आप, यहाँ पे भी आपके पास क्या आएंगे सभी लंबे। जिस तरीके से यहाँ पे सभी लंबे आ रहे थे उसी तरीके से यहाँ पे भी सभी लंबे आएंगे। ठीक है, अब आप संकलन करवाएंगे ये कैपिटल और स्मॉल टी का दोनों डब्ल्यू से, तो ये जो दोनों डब्ल्यू है इधर भी एक बड़ा, दोनों बड़े हैं और इधर दोनों एक बड़ा और एक छोटा, ये दोनों छोटे हैं। इनका जब संकलन करवाएंगे तो डब्ल्यू से तो आपके पास में क्या प्राप्त होएगा, डब्ल्यू से तो दोनों एक बड़ा और एक छोटा प्राप्त होएगा, तो ये एक बड़ा और एक छोटा, यानी कि ये तो क्या होंगे बैंगनी, जो बैंगनी चाहिए आपको। तो सारे के सारे डब्ल्यू 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 सारे चारों के चारों इसी तरीके से प्राप्त होंगे। लेकिन टी का जब इस टी से करवाएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आप चाहो तो इसको अलग से करके देख लीजिए कि एक आपके पास है ये कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा है आपके पास में ये। ठीक है, इनका जब आप करवाएंगे चाहो तो आप इस तरीके से करवा सकते हैं, ये एक बार इससे, एक बार इससे, फिर एक बार इससे और एक बार इससे। तो इनको जब करवाएंगे कैपिटल टी का स्मॉल टी से तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी से तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल का स्मॉल से तो स्मॉल और स्मॉल। जब ऐसे प्राप्त हुए तो इनको तो क्या बोलेंगे लंबे और इनको क्या बोलेंगे बोने। यानी कि दो तो आपके पास हो गए लंबे, दो तो लंबे प्राप्त हुए और दो आपके पास प्राप्त हुए बोने। तो यानी कि यही आपको पास चाहिए था, आपको क्या चाहिए था कि आधे लंबे और आधे बोने, तो ये हो गया आपके दोनों 50-50%, आधे लंबे और आधे बोने। इस तरीके से भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा करके पूछा जा सकता है, आपको चेकर बोर्ड बना करके देख सकते हैं। ये चेकर बोर्ड अगर आप बना लेंगे टी टी और स्मॉल टी, यहाँ पे भी आप बात करेंगे तो आपके पास में इसी तरीके से प्राप्त होंगे, ये दोनों लंबे और ये दोनों बोने, दोनों तरीके से आप निकाल करके देख सकते हैं। बस केवल ये आपको करना आना चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से थोड़ा छोटा भी पूछ सकता है, एक संकर संकरण में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी आपको दिया जा सकता है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होगा कि आधे लंबे आधे बोने और सभी के सभी बैंगनी, और यही आपका आंसर होगा। आपको ये करके देखना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट तरीका यही है करके देखने का कि यहाँ पे दोनों डबल
दोनों बड़े टी थे और यहाँ पे दोनों छोटे टी थे, तो दोनों बड़े और दोनों छोटों का हमने पहले करवा के देख लिया। तो आपके पास में वो सारे कैसे प्राप्त होंगे, एक एक बड़ा और एक छोटा, इस तरीके का प्राप्त होगा। और यदि एक भी आपके पास बड़ा प्राप्त हो रहा है तो उसको आप लंबा ही बोलेंगे। बोना तो तभी बोलेंगे जब आपके पास दोनों छोटे आए। दोनों छोटे आने के लिए जब आप इससे करवाएंगे तो इससे करवाने पे 2 बार तो इस तरीके से आएंगे और 2 बार इस तरीके से आएंगे, तब जाकर के आपके पास में क्या प्राप्त होगा, आपके पास प्राप्त होगा कि लगभग आधे बोने और सभी पुष्प बैंगनी। तो सभी बैंगनी के लिए तो यही दोनों कैपिटल डब्ल्यू को दोनों स्मॉल डब्ल्यू से, तो सभी बैंगनी तो इससे प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन एक बड़ा आधे लंबे और आधे बोने इससे प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर सी। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। एनसीईआरटी बुक में आपके पास में लास्ट में क्वेश्चंस में सीधा का सीधा ये क्वेश्चन ऐसा का एज इट इज यही चारों ऑप्शंस के साथ दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इस पे आधारित बना करके भी पूछा जा सकता है। आगे चलेंगे कि समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंग, हमारा हाथ, कुत्ते का अग्रपाद, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद आगे वाले पैर, हमारे दांत, हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्थारी। तो ये तीनों सही है, इसलिए उपरोक्त सभी। निम्न संरचनाओं में कौन सा समुच्चय केवल समवृत्तीय अंग है? केवल समवृत्तीय अंग। समवृत्तीय अंग कौन सा? जो दिखने में समान हो, कार्य में समान हो, लेकिन आंतरिक रूप से उनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न हो। तो ऐसे है आपके पास में चमगादड़, पक्षी तथा मनुष्य के पंख, मधुमक्खी के पंख। चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख और मधुमक्खी के पंख, यही इसका आंसर है। समवृत्तीय अंग में यही एग्जाम्पल देखा है हमने कि चमगादड़, फिर कोई सा भी पक्षी हो, कोई सा भी पक्षी और कोई सा भी कीट हो, कीट पतंगा, उसका हमने देखा। तो यहाँ पे मधुमक्खी दे रखे, मधुमक्खी हो, तितली हो, इनके पंख आपके समवृत्तीय अंग होते हैं। फिर होमोसेपियंस, मानव, इसका सर्वप्रथम विकास कहाँ पे हुआ? अफ्रीका से। अफ्रीका से सबसे पहले मानवों का विकास हुआ, उसके बाद में वो सब जगह फैलता चला गया। और उसके बाद में देखेंगे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत आपको अच्छे से पता होगा, लेमार्क का सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। और प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है डार्विन, और बीजमैन ने उसकी पूंछ काटने वाला सिद्धांत था, और उत्परिवर्तन का था ह्यूगो डी। डार्विन ने नई जाति की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई? नई जाति की उत्पत्ति डार्विन ने किसके द्वारा बताई थी? अब आप इसमें देख लीजिए, संकरण के द्वारा, उत्परिवर्तन के द्वारा, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के द्वारा, या उपार्जित लक्षणों की वंशागति के द्वारा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति के द्वारा। फिर हम देखेंगे जीवों में होने वाले सतत परिवर्तन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? सतत परिवर्तन। सतत परिवर्तन कैसे? कि धीरे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ता जा रहा है, थोड़े 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 उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं, वातावरण के अनुसार उसमें चेंजेस होते जा रहे हैं। सतत, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते जाना। और ये सिद्धांत किसने दिया है? कंटिन्यूस चेंजेस का सिद्धांत दिया आपके, या ऑप्शन गलत है? ऑप्शन गलत है इसमें। बाकी उत्परिवर्तन तो ह्यूगो डी था, ये तो क्या बोलता है? अचानक परिवर्तन। ये तो बोलता है आपका अचानक परिवर्तन। और उद्विकास, वियोजन, ये दोनों नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन ये गलत लिखा हुआ है, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद में आनुवांशिक पदार्थ में होने वाले अचानक परिवर्तन को क्या कहते हैं? अचानक परिवर्तन को क्या कहते हैं ये आपको पता है, उत्परिवर्तन। इस तरीके से हमारी ये आज की क्लास समाप्त होती है। यहाँ पे आप देख लेना, ये सिद्धांत सतत परिवर्तन इसी का ही सिद्धांत है, डार्विन का सिद्धांत है। ये डार्विन के सिद्धांत से संबंधित कोई ऑप्शन होगा, बाकी देख लेंगे इसको करेक्शन। ये इस तरीके से आज की आपकी क्लास होती है कंप्लीट, और ये आपका पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। क्लास भले ही लंबी होगी, लेकिन मुझे पता है आपके पास में इसमें याद करने के लिए बहुत कम चीज़ है, समझाने का मटेरियल ज़्यादा था। आप इसको दोबारा पढ़ेंगे, अभी के अभी आप इसको 15 मिनट में पूरा पढ़ देंगे, आपको ऐसे कैसे याद हो जाएगा? मुझे पता है इसमें याद करने का बिल्कुल मटेरियल नहीं है, सिर्फ समझने का मटेरियल था। याद आपको करना है समवृत्तीय अंग, समजात अंग। अगर आपको क्लास आप देखेंगे दोबारा भी, तो आपको दोबारा क्लास देखने में इतना मजा आएगा, बस आप केवल काम की चीज़ इसमें देखिए। लास्ट के 10 मिनट का आप रिवीजन भी देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा दिमाग में छप जाएगा। और नोट्स आपको चाहिए तो आपके पास में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ होता है, डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ होता है, आप लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे ऊपर ही टेलीग्राम में पिंड कमेंट में आपको सारे नोट्स, अब तक जो भी नोट्स डाले हुए हैं वो सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, चाहे करंट के हो, चाहे मैथ्स के हो, चाहे साइंस के हो। इस तरीके के आपके पास में सारे नोट्स मिलते जाएंगे। बस आप क्लास को देखते रहिए। और क्लास आपको कैसी लगी? ये हमारी जैव विकास की आज अंतिम क्लास थी, वंशागति जैव विकास की। अब आपके पास में एक क्लास और बची है उत्तक, जो आपके पास में अब थोड़ा गैप 3-4 दिन बाद में वो क्लास आएगी। तब तक आप इतनी क्लासेस को पढ़िए। आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप
जितनी आपको क्लास पसंद आ रही उतना ही आप इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ आपके सारे कमेंट, मैं देख रहा हूँ, बस आपको किस तरीके से क्लासेस पसंद आ रही है आप बताते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।